हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। हर हर महादेव सभी को। सर आज आप क्या कराने वाले हो? आज हम कराने वाले हैं सोगा का यूनिट 4 का रिवीजन। सर यूनिट 4 क्या है? यूनिट 4 है सर अनपेड सेलर के ऊपर। अच्छा, तो सर कब रिवीजन स्टार्ट कर रहे हो? तो हम रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं तुरंत। और रिवीजन शुरू करने से पहले यूनिट 3 तक हमने रिवीजन वीडियो सारे अपलोड कर दिए और क्वेश्चन बैंक भी तुम्हारे लिए अपलोड हो चुके हैं। तो जाओ YouTube में और बिंदास होके रिवीजन वीडियोस प्लस क्वेश्चन बैंक के वीडियोस दोनों तुम देख सकते हो और उसे यूज कर सकते हो। तो सर अब आप स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि हमने यूनिट 3 तक देख लिया है। हम आपका वेट कर रहे हैं सर। आप यूनिट 4 कब स्टार्ट करेंगे? सर स्टार्ट कीजिए सर, स्टार्ट कीजिए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं हम यूनिट 4 का रिवीजन। सर यूनिट 4 किसके ऊपर है? अनपेड सेलर के ऊपर। सर ये अनपेड सेलर क्या होता है? तो पहले तो हम समझते हैं कि सर हम ये यूनिट्स क्यों पढ़ रहे हैं और इस यूनिट्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं? ओके, तो सर मान लो ए और बी। सर ए कौन है? ए है सेलर। बी कौन है? बायर। सर ए ने क्या किया है? यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किया है सर टू सेल गुड्स। कॉन्ट्रैक्ट क्या है सर? टू सेल गुड्स। और बदले में बी ने सर प्रॉमिस किया है टू पे प्राइस। तो सर यहाँ ए का ऑब्लिगेशन क्या है बच्चों? ए का ऑब्लिगेशन सर, ए का प्रॉमिस या ए का ऑब्लिगेशन क्या है सर? टू डिलीवर गुड्स। समझ में आ रहा है? ऑब्लिगेशन क्या है? टू डिलीवर। सर बी का ऑब्लिगेशन क्या है? बी का ऑब्लिगेशन है टू पे प्राइस। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा सर अगर ए अगर अपना ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं करता तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और अगर बायर ने सर अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं किया तो इसे भी हम क्या कहेंगे सर? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो मतलब सर हमें ये समझ में आया अगर दोनों पार्टीज में से कोई भी एक पार्टी अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल ना करे तो इसको हम कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो सर सेलर का ऑब्लिगेशन क्या था? टू डिलीवर गुड्स। ठीक है, तो अगर सेलर ने अपना गुड्स डिलीवर नहीं किया तो फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अब मुझे बताओ सर, ये तो हमें समझ में आ गया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर मान लो सेलर ने अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं किया तो उस केस में क्या होगा? उस केस में सर बायर के पास कुछ राइट्स होगा। सर बायर के पास कुछ राइट्स होगा। क्या क्या राइट्स होगा सर? वो तो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। सर अगर सेलर अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करता तो बायर के पास कुछ राइट्स है। अच्छा सर अगर बायर अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल ना करे तो सेलर के पास भी कुछ राइट्स है। तो सर हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो जाता है, चाहे वो बायर के वजह से हो चाहे वो सेलर के वजह से हो। अगर सेलर के वजह से ब्रीच हो रहा है तो बायर के क्या राइट्स है, और अगर बायर के वजह से कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो रहा है बायर के वजह से तो फिर सेलर के क्या राइट्स है। ठीक है, तो सर हम क्या डिस्कस करेंगे अल्टीमेटली? राइट्स ऑफ बायर व्हेन सेलर ब्रीचेस द कॉन्ट्रैक्ट एंड राइट ऑफ सेलर व्हेन बायर ब्रीचेस द कॉन्ट्रैक्ट। सर बायर का ऑब्लिगेशन क्या? अल्टीमेटली बायर का ऑब्लिगेशन क्या होता है सर? टू पे प्राइस। तो सर सेलर का राइट्स क्या होगा? सेलर का क्या राइट होगा? टू क्लेम द प्राइस। और बायर का क्या राइट होगा सर? टू क्लेम द गुड्स। मेजरली तो सर ये है, बट इसमें और भी बहुत सारे राइट्स है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सेलर का क्या राइट है सर? टू क्लेम द प्राइस। और बायर का क्या राइट है? टू क्लेम द गुड्स। ठीक है सर, तो सर हम शुरू कहाँ से करेंगे सर? दो राइट्स बोला है सेलर बायर, तो हम शुरू करेंगे सर, हम शुरू करेंगे राइट्स ऑफ सेलर से। हम शुरू करेंगे सर राइट्स ऑफ सेलर से। अब सर राइट्स ऑफ सेलर जो है सर आपके लॉ ने डिवाइड किया है टू पार्ट्स में। पहले सर हम चार्ट बना ले फिर मैं तुम्हें समझा देता हूँ। सर सेलर के राइट्स क्या है? सेलर के राइट्स सबसे पहले कब आएंगे सर? अगर बायर अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करता। ठीक है, बायर हैज नॉट फुलफिल्ड हिज ऑब्लिगेशन टू पे। तो फिर क्या होगा सर? बायर नॉट फुलफिल्ड ऑब्लिगेशन टू पे,
तो उस केस में सर क्या होगा, सेलर के दो राइट्स है, एक तो सेलर के सर राइट्स ओवर द गुड्स, और सर सेलर के राइट्स क्या है, ओवर या अगेंस्ट, ओवर द गुड्स एक है सर, और एक अगेंस्ट द बायर। मतलब एक तो गुड्स के ऊपर सेलर के क्या राइट्स होंगे सर, और एक बायर के अगेंस्ट क्या राइट्स होंगे सर। एक तो गुड्स के ऊपर सेलर के क्या क्या राइट्स है, क्योंकि सेलर ने तो गुड्स बेच दिया और उसने पे नहीं किया, तो सेलर के राइट्स क्या है गुड्स के ऊपर, और सेलर के क्या राइट्स है सर अगेंस्ट बायर। सर बायर के अगेंस्ट क्या राइट हो सकता है सर, देखो इसमें भी सर हम पढ़ेंगे, लेकिन सर एग्जाम्पल कुछ एक बता दीजिए। सो राइट अगेंस्ट बायर क्या हो सकता है, रिकवरी ऑफ प्राइस। बायर के अगेंस्ट क्या राइट होगा, रिकवरी ऑफ प्राइस, करेक्ट। तो इसको सर हम डिटेल में पढ़ेंगे कब, अभी आगे चल के। लेकिन सर इस टॉपिक, इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना बच्चों, वो है राइट्स ऑफ सेलर ओवर दी गुड्स। तो गुड्स के ऊपर क्या राइट्स है वो इंपॉर्टेंट है सर, वो इंपॉर्टेंट है। तो लॉ ये कहता है कि सेलर के जो राइट्स है ओवर दी गुड्स क्या क्या राइट है। अब देखो क्या क्या राइट्स है। तो सबसे पहला राइट है सर, सबसे पहला राइट है राइट ऑफ लीन। तो दूसरा राइट क्या है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट SIT। और सर लास्ट में क्या है, राइट टू रीसेल। ये है 3 राइट्स ओवर दी गुड्स। सर हमें कुछ भी नहीं समझ में आया तो अभी तक बच्चा समझाया कहाँ है हमने, अभी तक तो हमने शुरू भी नहीं किया, अभी तो हमने सिर्फ तुम्हें बस एक चार्ट बना के बता दिया है। तो सर सबसे पहले तो आप ये बताइए कि सेलर ये जो राइट्स है, ये सेलर राइट्स जो एक्सरसाइज कर रहा है सर राइट ओवर द गुड्स, सर ये राइट्स सेलर कब एक्सरसाइज कर सकता है। सर पहले क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये सेलर जो है सर ये राइट्स कब एक्सरसाइज करता है, बताओ कब, क्वेश्चन इज कब। तो सर व्हेन प्राइस इज नॉट पेड। सबसे पहले तो ये समझो, सेलर अपने राइट्स, सर जो भी राइट्स है, राइट्स ओवर गुड्स बोल लो, राइट अगेंस्ट बायर बोल लो, जो भी राइट्स है सर, जो भी राइट्स, वो सेलर कब एक्सरसाइज करेगा, कब, व्हेन द प्राइस इज नॉट पेड। याद रखना कब, व्हेन द प्राइस इज नॉट पेड। सर एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल जैसे मान लो सर ए है, सर ये बी है, सर ए ने मान लो राइस बेचा और बी ने सर क्या क्या पेमेंट नहीं किया। सर मान लो ए वैल्यू कितना था 50,000 और बी ने पेमेंट नहीं किया सर। तो इस केस में क्या होगा सर, अगर बी ने 50,000 सर फर्स्ट, अगर बी 50,000 का पेमेंट, सर अगर बी केस नंबर 1 50,000 का पेमेंट नहीं करता तो सर ए क्या बन जाएगा, ए इज अ अनपेड सेलर, है ना। क्योंकि सेलर राइट्स कब एक्सरसाइज करेगा, जब वो अनपेड होगा। तो हमें चेक करना पड़ेगा सर ये अनपेड सेलर होना चाहिए। कौन होना चाहिए, अनपेड सेलर। अनपेड सेलर मतलब जिसको प्राइस का पेमेंट नहीं हुआ सर। अच्छा सर मान लो सर बी ने 20,000 तो पे कर दिया लेकिन 30,000 पे नहीं किया। तो इस केस में क्या होगा सर, लॉ क्या कहता है कि जब तक तुम पूरा प्राइस ना दे दो, जब तक पूरा प्राइस नहीं आ जाए तब तक वो सेलर अनपेड ही माना जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ सर यहाँ अगेन ए क्या हो जाएगा, क्योंकि अभी तक पूरा प्राइस का पेमेंट नहीं हुआ है तो क्या हो जाएगा सर, अनपेड सेलर। ठीक है, ओके सर। अगर पूरा का पूरा 50,000 बी पे कर दे तो फिर सर क्या ए अनपेड सेलर माना जाएगा, क्या सर ए अनपेड सेलर माना जाएगा, आंसर इज नो, ए इज नॉट अ अनपेड सेलर। तो सर ए मतलब सर जो सेलर है, सेलर मिस्टर ए, सर ए को हम अनपेड सेलर कब मानेंगे, कब, क्योंकि देखो जब तुम्हारे पास पेमेंट नहीं आया तभी तो हम क्या करेंगे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तभी हम सेलर के पास कुछ राइट्स आएगा। तो सर सेलर अनपेड सेलर कब बनेगा, या तो प्राइस का पेमेंट नहीं हुआ है सर, प्राइस नॉट पेड, या फिर मतलब होल प्राइस है, या तो पूरा का पूरा पैसा नहीं दिया तुमने, या फिर सर जो बायर है उसने चेक दिया था सेलर को और वो चेक क्या हो जाता है सर, डिसऑनर हो जाता है अपॉन प्रेजेंटेशन टू बैंक। तो ये है अनपेड सेलर। सर ये चेक क्या है, चेक। तो मान लो फॉर एग्जांपल ए है, सर ए ने वापस सेम एग्जांपल सर,
गुड्स बेचा है और बदले में बी ने सर उसे कैश नहीं दिया, बी ने क्या किया, कैश के जगह दे दिया एक चेक। अब ये चेक ए लेके जाता है बैंक के पास, और बैंक जब इस चेक को प्रोसेस करता है तो पता चलता है कि इसमें बी के पास तो पैसे ही नहीं है। तो जब बी के पास पैसे ही नहीं है तो चेक क्या हो जाता है सर, डिसऑनर। और जब चेक डिसऑनर हो गया तो फिर क्या हो गया, सर, सेलर बिकम्स अनपेड सेलर। तो इसका मतलब मिस्टर ए बिकम्स अनपेड सेलर। समझ में आ रहा है? अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एक मिनट, हाँ, ए बिकम्स अनपेड सेलर। तो सर हमें अभी तक ये पता चला कि पहले हमें सर ये पता चला कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब हो सकता है, जब सेलर या बायर अपने ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करे। जब एक पार्टी ऑब्लिगेशन नहीं फुलफिल करता तो दूसरे पार्टी का कुछ राइट्स होता है। सर सेलर के दो तरीके के राइट्स हो सकते हैं, गुड्स के ऊपर, बायर के अगेंस्ट। सर सबसे पहले सेलर अपने राइट्स कब एक्सरसाइज कर सकता है, जब वो क्या हो जाता है सर, अनपेड सेलर। जब वो क्या हो जाता है, अनपेड सेलर। तो क्वेश्चन आता है सर, हु इज अनपेड सेलर और व्हाट इज द अनपेड सेलर। तो अनपेड सेलर मतलब सर जिसको तुमने या तो पूरा का पूरा पैसा नहीं दिया, क्योंकि देखो जब अनपेड होगा तभी तो उसके राइट्स आएंगे ना। अगर पैसा ही दे दिया फिर क्या राइट्स, अगर पैसा मिल गया सेलर को फिर क्या राइट्स। तो अनपेड सेलर में क्या होगा सर, अगर प्राइस का पेमेंट नहीं हुआ तो वो अनपेड सेलर बन जाएगा, या फिर सर चेक दिया और चेक क्या हो जाता है, डिसऑनर। तो अनपेड सेलर तो सर हम समझ गए। अब अनपेड सेलर, सर अनपेड सेलर का पहला राइट जो मैंने ऊपर लिखवाया था वो क्या है सर, राइट ऑफ लीन। राइट ऑफ लीन। सर ये राइट ऑफ लीन क्या है, राइट ऑफ लीन। सर लीन का मतलब सिंपल है सर, लीन का मतलब है अगर सेलर के पास गुड्स का क्या है बच्चों, पोजेशन है। गुड्स, अगर सेलर के पास गुड्स का पोजेशन है तो सेलर क्या करेगा, उस गुड्स को क्या कर लेगा सर, उस गुड्स को जब्त कर लेगा। उस गुड्स को क्या कर लेगा सर, जब्त कर लेगा। ओके, क्या बात बोला है सर, क्या बात बोला है। हाँ सर, लग तो हमें ठीक ही रहा है इसमें। तो सर लीन कब एक्सरसाइज करते हैं सर, कौन एक्सरसाइज करेगा, अनपेड सेलर। सर कब एक्सरसाइज हो सकता है, मेन कंडीशन क्या है सर, ओब्वियसली अनपेड सेलर तो होना चाहिए, बायर ने पेमेंट नहीं किया, और सर सेलर के पास गुड्स का पोजीशन होना चाहिए, तभी जाके वो उस गुड्स को क्या कर सकता है, जब्त कर सकता है। सर एग्जांपल दीजिए, एक एग्जांपल। सर मान लो ये है हमारे सल्लू भाई और ये है हमारे विराट भाई। सर सल्लू भाई ने एक बाइक बेचा है विराट भाई को, और बदले में पैसा मांगा था 10 लाख रुपए। ठीक है। अब विराट भाई ने क्या किया सर, विराट भाई ने पैसे देने से मना कर दिया। सर अगर विराट भाई ने पैसे देने से मना कर दिया तो सल्लू भाई के पास अगर सर क्या है, बाइक का पोजेशन है, मतलब अभी तक सल्लू भाई ने बाइक दिया नहीं है, सल्लू भाई ने बाइक अपने पास ही रखा था, तो उस केस में फिर सल्लू भाई क्या कर सकता है सर, राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सल्लू भाई क्या बन जाते हैं, अनपेड सेलर, और अनपेड सेलर क्या कर सकता है सर, राइट ऑफ लीन कब एक्सरसाइज कर सकता है, जब उसके पास पोजीशन। ठीक है, तो सर पहला केस क्या हुआ, अगर विराट ने पेमेंट नहीं किया। अच्छा सर एक और क्वेरी है सर, मान लो सल्लू भाई, सर ये सल्लू है भाई, सर सल्लू भाई ने बाइक बेचा, तो सल्लू भाई ने बाइक बेचा, किसको बेचा सर, विराट को बेचा। सर विराट को बेचा और बदले में कंसिडरेशन कितना मांगा, 10 लाख। लेकिन यहाँ पर सल्लू भाई ने जो बाइक बेचा सर वो ऑन क्रेडिट बेचा है, ऑन क्रेडिट। सर क्रेडिट का मतलब कि आज पेमेंट मत करना, 10 दिन के बाद कर देना। तो यहाँ पर सर हमने 10 दिन का टाइम दिया है विराट भाई को कि भाई 10 दिन के बाद तुम पेमेंट करना। ठीक है, तो सर अब क्या होगा सर, अब अज्यूमिंग सर हम मान के चलते कि बाइक का पोजीशन किसके पास है, सल्लू के पास है सर। सर अगर केस नंबर 1, सर मान लो हमने कितना दिन दिया, 10 दिन का टाइम दिया। ठीक है, अब मान लो सर विराट ने 10 दिन में पे नहीं किया, 10 डेज, और 10 डेज के में उसने पे नहीं किया। तो अगर सर 10 दिन में विराट पे नहीं करता तो सर क्या सल्लू राइट टू लीन एक्सरसाइज कर सकता है, आंसर इज यस।
सर सल्लू कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ लीन। क्यों? क्योंकि 10 दिन में पेमेंट नहीं किया। कंडीशन क्या था? 10 डेज। अच्छा सर केस नंबर 2, सर अगर मान लो विराट, सर 5 दिन हो चुका है और 5 दिन हो चुका है और विराट ने पेमेंट नहीं किया, लेकिन अब बताओ विराट 5 दिन हो गया, सर 5 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, विराट ने पेमेंट नहीं किया, क्या अब अभी सल्लू राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकता है? सर आंसर इज नो, राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकते। क्यों सर? क्योंकि 5 दिन अभी तो, अभी तक तो 10 दिन हुआ ही नहीं है। अगर 10 दिन हो जाता तब तो हम राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन अभी तक तो सिर्फ 5 ही दिन हुआ है। हमने तो टाइम कितना दिया? 10 दिन। तो अगर 5 ही दिन हुआ है तो अभी हम राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकते, अभी हम राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकते सर, इवन दो पोजीशन है। क्यों? क्योंकि पेमेंट का टर्म क्या था सर? 10 डेज। ठीक है, तो सर हमें समझ में आया, पहला केस हमें समझ में आया। अगर हमने बाइक बेचा है सामने वाले को और उस अगर हमने क्या भी मतलब क्या है सर, ये कैश पेमेंट, तो जैसे ही बंदे ने पेमेंट नहीं किया तो फिर हम क्या कर देंगे? राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर देंगे। अगर हमने क्रेडिट सेल किया है सर और जब क्रेडिट टर्म एक्सपायर होगा, जब क्रेडिट टर्म एक्सपायर होगा सर, तब जाके हम राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज करेंगे। सर थर्ड केस, सर थर्ड केस, मान लीजिए सर विराट अगेन, सर 5 डेज हो गया, सर विराट ने पेमेंट नहीं किया, और सर जब 5 डेज होता है उसके बाद सल्लू को पता चलता है कि विराट हो चुका है इनसॉल्वेंट, तो लॉ ये कहता है इवन दो क्रेडिट का टर्म अभी एक्सपायर नहीं किया, लेकिन विराट क्या हो गया? इनसॉल्वेंट। और अगर विराट इनसॉल्वेंट हो गया तो इसका मतलब सेलर क्या? अनपेड, और उस केस में फिर हम राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो सर राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज करने के लिए बेसिकली 4 कंडीशंस है सर। पहला कंडीशन, सेलर के पास पोजीशन होना चाहिए। थर्ड कंडीशन कि हमने कैश सेल किया है बट कैश अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, कैश नॉट पेड बाय द बायर। सर थर्ड हमने क्रेडिट सेल किया था, हमने क्रेडिट सेल किया था और क्या हो गया? टर्म जो है वो एक्सपायर हो गया है और सामने वाले ने अभी तक, देखो सबसे इंपॉर्टेंट, देखो हमने तो सबसे पहले ही पढ़ा राइट ऑफ लीन कौन एक्सरसाइज करा? अनपेड सेलर। तो जब तक पेमेंट नहीं होगा तब तक लीन एक्सरसाइज होते जाएगा। अब पेमेंट कब कब नहीं हो रहा? कैश नॉट पेड मतलब पेमेंट नॉट मेड। सर क्रेडिट सेल का टर्म एक्सपायर हो गया मतलब अगेन पेमेंट नॉट मेड, तो क्या राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज हो पाएगा? आंसर इज यस, प्रोवाइडेड पोजीशन होना चाहिए सर, प्रोवाइडेड पोजीशन होना चाहिए। और लास्ट में क्या है सर? लास्ट में क्या है? अगर बायर इनसॉल्वेंट हो जाता है तो उस केस में भी सर राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर। क्यों? क्योंकि इनसॉल्वेंट हो गया मतलब पेमेंट नहीं होगा, अनपेड सेलर, और पोजीशन होना चाहिए। तो सर पोजीशन वाला जो कंडीशन है ये तो बेसिक कंडीशन है, ये कंडीशन तो मस्ट है सर। अगर आपके पास पोजीशन ही नहीं है, मैंने ऊपर में क्या बोला था बच्चों कि तुम्हारे पास पोजीशन होना चाहिए, सेलर के पास पोजीशन होना चाहिए। अगर पोजीशन ही नहीं है तो काय का लीन? तो तुम जब्त क्या करोगे? जब्त करने के लिए तो सामान चाहिए ना, सामान ही नहीं है तो जब्त क्या होगा? तो सर पोजीशन होगा तभी जाके जब्त होगा। ठीक है, तो बेसिक कंडीशन पोजीशन। और उसके बाद सर क्या है? अगर कैश पेमेंट नहीं हुआ तो भी लीन एक्सरसाइज कर सकते हो, क्रेडिट सेल का टर्म एक्सपायर हो गया तो भी लीन एक्सरसाइज कर सकते हो, और या फिर अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो भी राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकते हो। अच्छा ठीक है सर, हमें सर इतना समझ में आ गया। सर एक डाउट है सर, एक डाउट। मान लीजिए सर सल्लू भाई है, चलिए सर सल्लू भाई का एग्जांपल ले लीजिए, और ये बाइक है, ठीक है सर। सल्लू भाई ने मान लो सर यहाँ पर क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट किया था सर 300 केजी ऑफ राइस बेचने का। किसको सर? विराट को। किसको? विराट को। ये तो मैंने गलत लिख दिया, रुको विराट को, ठीक है। तो अब विराट भाई ने क्या बोला? एक काम करो सल्लू, मुझे 300 केजी राइस एक साथ डिलीवर मत करना, क्या करना तुम 150 केजी डिलीवर करना पहले, फिर बचा हुआ 150 केजी डिलीवर कर देना। सल्लू ने क्या किया? 150 केजी डिलीवर कर दिया, और फिर विराट बाद में मान लो पेमेंट नहीं करता, या मान लो विराट हो जाता है इनसॉल्वेंट, तो अब बचा हुआ 150 केजी का डिलीवरी नहीं हुआ है। तो सर अगर डिलीवरी नहीं हुआ है तो इसका मतलब सल्लू के पास क्या है? पोजीशन है। तो सर अगर सल्लू के पास पोजीशन है तो सर क्या सल्लू राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकता है? यस। किसके ऊपर सर? 150 केजी के ऊपर। सर ये कौन सा केस है? हमें कुछ याद आ रहा है सर, 150 याद है सर? पहले 150 फिर 150। सर ये तो सर वही वाला केस है ना सर, पार्ट डिलीवरी। सर पार्ट डिलीवरी, ठीक है। लेकिन हाँ बच्चों, इसमें हमने एक एक्सेप्शन पढ़ा था, अगर पार्ट डिलीवरी स्टेटेड एज होल डिलीवरी। अगर पार्ट डिलीवरी क्या है सर?
ट्रीटेड एज होल डिलीवरी, तो उस केस में फिर क्या होगा सर, उस केस में फिर हम राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मतलब सर मतलब क्या होगा, मान लो अगर विराट ने खुद से ही रिक्वेस्ट किया है सल्लू को कि पहले 150 भेजना फिर बाद में 150 भेजना, तो उस केस में फिर क्या होता है सर, हमने पढ़ा था कि अगर बायर खुद से ही बोल देता है कि बाद में देना, तो फिर पार्ट डिलीवरी विल बी ट्रीटेड एज होल डिलीवरी, तो उस केस में फिर राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज नहीं। हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन था या फिर सल्लू अगर अलग अलग भेजना चाहता था, तो उस केस में फिर जितना तुमने नहीं भेजा है उसके ऊपर तुम राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर दो। तो सिंपल है सर, पार्ट डिलीवरी के केस में जो डिलीवरी नहीं हुआ है उसके ऊपर सल्लू राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकता है। हाँ, एक्सेप्शन क्या है सर, अगर पार्ट डिलीवरी स्टेटस होल डिलीवरी, तो उस केस में राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज नहीं। ठीक है, तो सर ये हमें समझ में आ गया सर, ये हमें समझ में आ चुका है। तो पहला हमने क्या पढ़ा था सर, अनपेड सेलर कौन होता है। सेकंड, अनपेड सेलर का पहला राइट क्या, राइट ऑफ लीन। सर राइट ऑफ लीन वो कब कब एक्सरसाइज कर सकते हैं, गुड्स का पोजीशन प्लस पेमेंट नहीं किया, क्रेडिट टर्म एक्सपायर हो गया, पेमेंट नहीं किया, या फिर इंसॉल्वेंट हो गया। सर अगर पार्ट डिलीवरी हुआ तो फिर जो गुड्स जितना डिलीवरी नहीं हुआ है उसके ऊपर राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर देगा कौन, सेलर, अनपेड सेलर। अच्छा सर ए और बी, सर ए ने गुड्स सेल कर दिया, ठीक है, और ए के पास सर अभी भी गुड्स का पोजीशन है, तो यहाँ पर सर बी ने मान लो प्राइस पे नहीं किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, राइट ऑफ लीन हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन आता है सर, ये राइट ऑफ लीन तुम एक्सरसाइज तो कर सकते हो, लेकिन ये राइट ऑफ लीन सर कब टर्मिनेट होगा, कब ये राइट ऑफ लीन खत्म कब होगा, खत्म सर खत्म कब हो सकता है बताओ, जैसे ए के पास पोजीशन चला जाएगा, मतलब ए से पोजीशन चला जाएगा, तो फिर राइट ऑफ लीन टर्मिनेट, इसका मतलब सर ए क्या करता है, ए से पोजीशन चला जाता है, पोजीशन लॉस्ट, तो उस केस में राइट ऑफ लीन टर्मिनेट। सेकंड सर अगर मान लो ए अगर गुड्स डिलीवर कर देता है किसको, ट्रांसपोर्टर को, याद है हमने पढ़ा था यूनिट 3 में, जैसे ही तुम ट्रांसपोर्टर को गुड्स हैंड ओवर करते हो, याद है व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कैरियर फॉर ट्रांसपोर्टेशन, तो उस केस में इट्स डीम्ड टू बी अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड, तो हम मानेंगे जैसे तुमने ट्रांसपोर्टर को दिया तो पोजीशन चला गया तो लीन एक्सेस नहीं हुआ। सर इसका एक एक्सेप्शन भी था, हाँ, विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल। अच्छा, अगर राइट ऑफ डिस्पोजल तुमने रिजर्व कर लिया तो तुम लीन एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है सर। तो यहाँ पर सर क्या होगा सर, अगर तुमने ट्रांसपोर्टर को दे दिया विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल, ठीक है, तो सर ट्रांसपोर्टर को दे दिया तो भी लीन चला जाएगा, पोजीशन हमारे यहाँ से चला गया तो भी लीन चला जाएगा, या फिर सर सेलर ने क्या किया, खुद से ही वेव ऑफ कर दिया, सेलर ने पहले ही बायर को कमिट कर दिया कि भाई मैं लीन एक्सरसाइज नहीं करने वाला, तो हम देख लेंगे बाद में जो होगा होगा, तो इस केस में क्या, सेलर ने खुद ही वेव ऑफ कर दिया, तो अगर खुद ही वेव ऑफ कर दिया तो लीन एक्सरसाइज नहीं। तो सर 3 केसेस है जहां पर लीन एक्सरसाइज नहीं होता है, क्लियर है। तो सर राइट ऑफ लीन कब टर्मिनेट हो जाएगा, या तो पोजीशन चला गया तुम्हारे यहाँ से, या तुमने जैसे ट्रांसपोर्टर को सामान भेजा, लीन का राइट चला गया, और या फिर तुमने वेव ऑफ कर दिया। तो सर ये तो हमने पढ़ लिया राइट ऑफ लीन। सर एक और डाउट है सर, राइट ऑफ लीन के ऊपर एक और डाउट है सर, एक और डाउट। सर मान लो अगेन सर ए और बी, सर ए कौन है, अनपेड सेलर, सर बी ने जो है वो केस फाइल कर दिया कोर्ट के ऊपर, और बोला कि सर जज साहब देखिए, ये इसने मेरा गुड्स जब्त कर लिया है, तो जज साहब आप इसे बोलिए, यहाँ इसने जज साहब को बोला कि जज साहब आप ए को बोलिए कि वो मेरा गुड्स वापस करे। जज साहब ने क्या बोला, भाई तू पैसा तो दे, पैसा देगा तभी तो वो गुड्स डिलीवर करेगा। तो फिर जज साहब ने क्या किया, जज साहब ने एक ऑर्डर पास किया। ऑर्डर क्या पास किया कि भाई 10 दिन के अंदर प्राइस शॉल बी पेड बाय बी, ये क्या है सर, ये क्या है, जज साहब ने एक ऑर्डर पास किया बच्चों, जज साहब ने एक ऑर्डर पास किया कि 10 दिन में तुम पैसा दे देना, तुमको ये सामान दे देगा। अब क्या हुआ सर, अब क्वेश्चन आता है सर, ऑर्डर तो पास कर दिया, तो मुझे बताओ ए ऑर्डर क्या पास किया कि 10 दिन में पैसा देना, पैसा दिया फिर जाके सामान रिलीज होगा। तो क्वेश्चन आता है, कोर्ट जब ऑर्डर देगा या फिर जब ए ने प्राइस पे किया, मतलब जब वो सॉरी ए तो सेलर, ए क्या प्राइस पे करेगा सर, ए थोड़ी ना प्राइस पे करेगा, तो प्राइस कौन पे करेगा, बायर। तो सर बायर ने अगर प्राइस पे किया तो
जब कोर्ट ऑर्डर देगा क्या सर तब हम लीन को टर्मिनेट कर देंगे, या फिर जब एक्चुअल में बायर प्राइस पे करेगा तब हम लीन को टर्मिनेट करेंगे? तो लॉ कहता है जब तक बायर प्राइस पे ना कर दे तब तक लीन टर्मिनेट नहीं होगा, चाहे कोर्ट का ऑर्डर आ चुका हो उसके बाद भी। तो कोर्ट का ऑर्डर आ गया उसके बाद भी सर लीन टर्मिनेट नहीं होगा जब तक बी पैसा ना दे दे। करेक्ट है ना सर? मान लो फॉर एग्जांपल हो सकता है सर बी इस ऑर्डर के अगेंस्ट जाके हो सकता है कोई हायर कोर्ट में अपील कर दे, कोई हायर कोर्ट में अपील कर दे, तो इसीलिए लॉ कहता है वो तो हायर कोर्ट में अपील कर सकता है ना, तो इसलिए कोर्ट कहता है जब तक प्राइस पे नहीं होगा तब तक लीन चलता जाएगा, इवन दो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। तो ऑर्डर से तुम्हारा लीन टर्मिनेट नहीं होता, हाँ प्राइस पेमेंट से तुम्हारा लीन टर्मिनेट होगा। ठीक है, क्लियर हो गया सर? तो सर ये था क्या, राइट ऑफ लीन। क्या बात है सर, आपने तो लगता है कुछ मतलब क्या सर आपने खतरनाक ही कर दिया सर आपने तो। अब देखो क्या है, द सेलर इज डीम्ड टू बी एन अनपेड सेलर। रुको सर, द सेलर इज डीम्ड टू बी एन अनपेड सेलर। अरे बच्चे हाँ सर, यहाँ क्या लिखा हुआ है, सेलर इज डीम्ड टू बी एन अनपेड सेलर। कब सेलर को अनपेड सेलर कब मानेंगे? when the whole of the price has not been paid। देखो बार बार लिख रहा हूं whole of the price has not been paid। और सर कोई चेक तुम्हें मिला है, चेक मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और वो चेक क्या हो जाता है सर, डिसऑनर, तब अनपेड सेलर। सर अनपेड सेलर का राइट क्या है? देखो सबसे इंपॉर्टेंट, ओनरशिप पास हो या ना हमें फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला ये तुम्हें, अनपेड सेलर मतलब कौन, जिसको पैसा नहीं मिला। ओनरशिप पास हो या नहीं हो हमें फर्क नहीं पड़ता। अनपेड सेलर के पास 3 राइट्स है सर, एक तो राइट ऑफ लीन, एक स्टॉपेज और एक रीसेल। सर राइट ऑफ लीन के लिए कंडीशन क्या था, गुड्स का पोजीशन होना चाहिए। आप देखो ओनरशिप पास ऑन हो गया है, ठीक है मानता हूं, लेकिन मेरे पास गुड्स का पोजीशन है, सेलर के पास गुड्स का पोजीशन, और अगर सेलर के पास गुड्स का पोजीशन है तो वो राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकता है। तो सर इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ओनरशिप पास हो या नहीं, राइट ऑफ लीन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन सर कि सेलर के पास गुड्स का पोजीशन होना चाहिए, प्लस सेलर मस्ट बी एन अनपेड सेलर। तो सर राइट ऑफ लीन के लिए कंडीशन क्या, अनपेड सेलर जिसके पास गुड्स का पोजीशन हो। ओनरशिप से हमें फर्क नहीं पड़ता सर, गुड्स का पोजीशन है, अनपेड सेलर है, तो उस केस में वो राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकता है। सर राइट ऑफ लीन कब कब एक्सरसाइज होगा? आइदर कैश सेल में तुमने गुड्स का पेमेंट नहीं किया, व्हेन द गुड्स हैव बीन सोल्ड कैश सेल, या फिर गुड्स तुमने क्रेडिट में बेचा है और टर्म एक्सपायर हो गया, या फिर बायर क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट। तो 3 केसेस में राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज होगा। और बायर के सेलर के पास क्या होना चाहिए सर, पोजीशन। अगर तुमने पार्ट डिलीवरी किया सर, पार्ट डिलीवरी, तो उस केस में हम राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकते हैं ऑन द रिमाइंडर अनलेस द पार्ट डिलीवरी इज होल डिलीवरी। ठीक है सर, लीन का टर्मिनेशन कब होगा? या तो तुमने ट्रांसपोर्टर को दे दिया फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन, या फिर बायर ने गुड्स का पोजीशन ले लिया, या फिर सेलर ने खुद से ही राइट ऑफ लीन वेव कर दिया। और लास्ट में क्या है सर, द सेलर डज नॉट लूजेस हिज लीन, द सेलर डज नॉट लूजेस हिज लीन जस्ट बिकॉज ही हैज ऑब्टेन्ड अ डिक्री। डिक्री मतलब सर ऑर्डर कोर्ट का ऑर्डर फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स। तो सर सेलर विल नॉट लूज हिज राइट टू लीन just because he has obtained an order from the court। समझ में आया? does not lose his lien just because he has obtained an order या decree for the goods। तो सर ये है हमारा सर क्या राइट टू लीन। सर राइट टू लीन तो हमें समझ में आ गया, लेकिन सर अब हमारे मन में, आपने इतना समझाया ना, तो सर अब हमारे मन में एक और क्वेश्चन है सर ए और बी। सर ए कौन था, अनपेड सेलर था। सर ए ने यहाँ पर बाइक बेचा था सर, क्या बेचा था सर, बाइक। और सर इस बाइक का ए ने क्या किया था सर, ए ने मान लो सर किसको दे दिया था, एक ट्रांसपोर्टर, मान लो डीटीडीसी को। ए ने किसको दे दिया सर, डीटीडीसी को, कि भाई तू इस बाइक को पहुंचा देना बी के पास। ठीक है, और बी ने मान लो सर प्राइस पे नहीं किया, तो ए क्या बन जाता है, अनपेड सेलर। सर अनपेड सेलर अगर है तो तुम राइट ऑफ लीन कब एक्सरसाइज कर सकते हो, अगर ए के पास पोजीशन है। यहां पर सर क्या हुआ है, सर ए ने क्या किया, गुड्स हैंड ओवर कर दिया, गुड्स हैंड ओवर कर दिया टू डीटीडीसी। तो क्वेश्चन आता है सर, ए को पैसा मिला नहीं है और ए ने गुड्स हैंड ओवर कर दिया, तो इसका मतलब सर ए का पोजीशन जा चुका है।
सर ए से पोजीशन जा चुका है, तो सर क्या यहाँ पर राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज होगा? आंसर इज नो। सर यहाँ राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सर गुड्स ट्रांसपोर्टर के पास है। तो सर यहाँ पर अब हो क्या सकता है, यहाँ पर क्या हो सकता है सर? तो ध्यान से सुनो, लॉ क्या कहता है, तुम राइट ऑफ लीन तो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि तुमने बाइक हैंड ओवर कर दिया डीटीडीसी को। लेकिन अब ये सामान किसके पास है? डीटीडीसी के पास। सामान किसके पास है? एक ट्रांसपोर्टर के पास। तो यहाँ पर तुम देखो, राइट ऑफ लीन तो एक्सरसाइज नहीं कर सकते क्योंकि तुमने सामान हैंड ओवर कर दिया, तो हम मानेंगे यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से क्या हो गया, गुड्स का पोजीशन तुम्हारे यहाँ से चला गया। जब पोजीशन चला गया तो लीन एक्सरसाइज नहीं होगा। तो सर अब हम करेंगे क्या? अब लॉ ये कहता है कि अगर गुड्स मान लो रास्ते में है, तो उस केस में तुम ट्रांसपोर्टर को बोल सकते हो कि भाई रुक जा, भाई रुक जा। बी जो है, बी पैसा नहीं देने वाला है, बी पैसा नहीं देने वाला है, तो डीटीडीसी तो रुक जा, रुक जा, गुड्स मत बेचना बी को, तो ये गुड्स किसी और को बेच देना। तो यहाँ पर एक राइट एक्सरसाइज करेगा, उस राइट को हम कहते हैं सर स्टॉपेज इन ट्रांजिट। तो सर राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट हम कब एक्सरसाइज करेंगे? सेलर अनपेड होना चाहिए। सर सेलर के पास गुड्स का पोजीशन नहीं होना चाहिए। सर गुड्स जो है वो ट्रांजिट में होने चाहिए। तो तीन, एक तो अनपेड होना चाहिए, सेलर के पास पोजीशन नहीं है, क्योंकि पोजीशन नहीं है तभी तो राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज नहीं होगा। और पोजीशन किसके पास है सर? ट्रांसपोर्टर, मतलब गुड्स आर इन ट्रांजिट, गुड्स मस्ट बी इन ट्रांजिट। और लास्ट में सर बायर मस्ट बी इन सॉल्वेंट। सर जब ये चार कंडीशंस फुलफिल होते हैं, चार कंडीशंस क्या बोला आपने? सेलर अनपेड होना चाहिए, सर सेकंड सेलर के पास पोजीशन नहीं होना चाहिए, सर थर्ड गुड्स मस्ट बी इन ट्रांजिट, और फोर्थ सर बायर मस्ट बी इन सॉल्वेंट। अगर बायर इन, ये चार कंडीशन देखो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है इंसॉल्वेंसी। अगर बायर इंसॉल्वेंट हुआ ना, तभी जाके तुम राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज कर सकते हो। सर राइट ऑफ लीन में ऐसा कंडीशन नहीं था। ऑब्वियसली राइट ऑफ लीन में तीन केसेस था, या तो तुमने पेमेंट नहीं किया, या क्रेडिट एक्सपायर हो गया, या फिर इंसॉल्वेंट हो गया। लेकिन यहाँ पर मेन कंडीशन क्या है? बायर मस्ट बी इंसॉल्वेंट, गुड्स रास्ते में होना चाहिए सर, सेलर के पास पोजीशन नहीं होना चाहिए, और सेलर क्या होगा? अनपेड सेलर। इसको कहते हैं सर हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अब देखो क्या लिखा है सर, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट मींस व्हेन द गुड्स आर इन ट्रांजिट, उसको तुम स्टॉप करो, और फिर यहाँ पर क्या होगा बताओ? यहाँ पर जब तुम उसे रोकोगे, मतलब गुड्स को रोकोगे, डीटीडीसी को रुक जा। अब रुकने के बाद क्या करेगा? या तो तुम डीटीडीसी को ऑर्डर दोगे। ऑर्डर क्या दोगे? कि वो बाइक तुम मुझे वापस दे दे, वो बाइक वापस लेके आ जाओ। करेक्ट। ए क्या करेगा? ए ऑर्डर देगा डीटीडीसी को, पहले तो वो राइट एक्सरसाइज करेगा कि रुक जा, फिर ऑर्डर देगा डीटीडीसी को, क्या ऑर्डर देगा? कि सामान वापस लेके आ जाओ, सामान वापस लेके आ जाओ। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा सर? टू रीगेन, यहाँ पर पोजीशन क्या हो रहा है सर? रीगेन हो रहा है, रीगेन, क्योंकि पोजीशन पहले तो चला गया था हमारे से, बाइक का पोजीशन चला गया था, लेकिन अब डीटीडीसी को हमने रोका और बोला वापस लेके आओ, तो हमने क्या किया? पोजीशन रीगेन किया, रीगेन। तो यहाँ पर सर राइट का स्टॉपेज ऑफ गुड्स, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट का मतलब गुड्स को रोकना प्लस पोजीशन को रीगेन करना, और फिर उस पोजीशन को रखना अपने पास जब तक पैसा ना मिल जाए। तो सर राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट में मतलब क्या होता है सर? पहले तो रोक लेना, फिर उस पोजीशन को वापस अपने पास रीगेन करना, और उसे रखना जब तक सामने वाला पे नहीं करे। सर कब एक्सरसाइज कर सकते हैं राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट? कैन बी एक्सरसाइज इन फॉलोइंग केसेस। या तो फर्स्ट, पोजीशन चला गया तुम्हारे हाथ से, गुड्स ट्रांजिट में है, बायर इंसॉल्वेंट है, एंड सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन। तो सर ये चार केसेस है जहां पर हम राइट, और प्लस सेलर क्या होना चाहिए? अनपेड होना चाहिए। ऑब्वियसली सेलर अनपेड बेसिक कंडीशन है सर। तो ये है सर स्टॉपेज इन ट्रांजिट। सर स्टॉपेज इन ट्रांजिट और लीन का डिफरेंस बता दीजिए सर। पहले तो आप मुझे सर, पहले आप हमें डिफरेंस बता दीजिए। मुझे एक बात बताओ, लीन कब होता है? जब तुम्हारे पास पोजीशन है, मतलब तुम पोजीशन को रिटेन कर रहे हो। स्टॉपेज में क्या हो रहा है? तुम पोजीशन को रीगेन कर रहे हो। लीन कब तुम एक्सरसाइज करोगे? जब तुम्हारे पास पोजीशन है। स्टॉपेज कब एक्सरसाइज करोगे? जब कैरियर ट्रांसपोर्टर के पास पोजीशन है। स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब एक्सरसाइज होगा? जब बायर मस्ट बी इंसॉल्वेंट। यहाँ पर मे और मे नॉट बी इंसॉल्वेंट, सामने वाला पैसा नहीं देता तो भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जरूरी नहीं इंसॉल्वेंट हो। और राइट ऑफ लीन पहले खत्म होता है, पहले राइट ऑफ लीन आता है, फिर स्टॉपेज आता है। तो राइट ऑफ लीन एंड्स व्हेन स्टॉपेज बिगिंस, और वैसे स्टॉपेज बिगिंस व्हेन लीन एंड्स। मतलब मैं ये कह सकता हूँ सर, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट है ना, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, इट इज नथिंग सर, इट इज नथिंग। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज जस्ट, ये सर सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक तरीके का एक्सटेंशन। इट इज जस्ट एन एक्सटेंशन
टू राइट ऑफ लीन। मतलब हमने राइट ऑफ लीन को बेसिकली एक्सटेंड कर दिया। पहले हमने क्या बोला, पोजीशन होगा तो राइट ऑफ लीन, लेकिन अगर पोजीशन चला भी गया और पोजीशन किसके पास है, ट्रांसपोर्टर के पास, तो भी तुम राइट एक्सेस कर सकते हो, और उस राइट को कहते हैं स्टॉपेज इन ट्रांजिट। तो सर स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्या हुआ सर, राइट ऑफ लीन का एक्सटेंशन। एक्सटेंशन सुना, एक्सटेंशन कॉर्ड सुना है, एक्सटेंशन कॉर्ड, तो वैसे लीन का एक्सटेंशन क्या है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट। तो अगर लीन एक्सेस नहीं कर सकते तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सेस कर देना। हाँ, कंडीशन क्या है सर, गुड्स रास्ते में होना चाहिए, बायर इंसॉल्वेंट होना चाहिए, सेलर अनपेड होना चाहिए, एंड सेलर के यहाँ से पोजीशन चला जाना चाहिए। अब सर एक चीज और, अच्छा मुझे एक बात बताओ सर, मुझे एक बात बताओ, ये जो ए ने डीटीडीसी को ऑर्डर दिया हुआ कि भाई क्या सामान वापस लेके आओ। अब सामान वापस लेके आने का खर्चा मान लो 1000 रुपये पड़ा। अब ये 1000 रुपये क्या डीटीडीसी ए से रिकवर करेगा? आंसर इज यस, क्योंकि सेलर ने बोला था वापस लेके आओ। तो रीडिलीवरी, याद रखना, रीडिलीवरी या वापस लेने का खर्चा, या तो वापस लेके आओ या किसी और को बेच दो। तो किसी और को बेचोगे तो फिर से डिलीवरी लगेगा। तो जो भी रीडिलीवरी का खर्चा है, वो रीडिलीवरी का खर्चा कौन करने वाला है सर? सेलर करने वाला। तो देखो क्या लिखा है, जब तुमने स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज किया, व्हेन नोटिस इज गिवन, याद रखना, व्हेन अ नोटिस इज गिवन बाय द सेलर टू द ट्रांसपोर्टर, याद रखना, व्हेन क्या बोलते हैं, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, और व्हेन अ नोटिस इज गिवन बाय द सेलर टू द कैरियर दैट ही शैल रीडिलीवर द गुड्स, देन अकॉर्डिंग एज पर द डायरेक्शंस ऑफ सेलर, तो उस केस में द एक्सपेंसेस ऑफ सच रीडिलीवरी शैल बी बोर्न बाय द सेलर। तो याद रखना, जब भी तुम उसे नोटिस दोगे सेलर को, तो उस केस में क्या होगा, गुड्स का रीडिलीवरी होगा एज पर द डायरेक्शंस ऑफ सेलर, और उस केस में जो भी खर्चा होगा सर वो कौन बियर करेगा? सेलर बियर करेगा। ठीक है, तो याद रखना सर, सबसे पहले तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट तुम कैसे एक्सेस करोगे? बाय गिविंग नोटिस। तो पहले तुम नोटिस दोगे, तो नोटिस देने के बाद वो क्या करेगा, या तो रीडिलीवर कर देगा, या तो किसी और को दे देगा, या फिर सेलर के पास वापस ले आएगा, या तो किसी और को दे देगा या सेलर के पास वापस ले आएगा। तो उस केस में जो भी खर्चा है सर, वो खर्चा कौन बियर करेगा? सेलर बियर करेगा, ट्रांसपोर्टर बियर नहीं करेगा, सेलर बियर करेगा, क्योंकि सेलर ने ही बोला था, तो सेलर बियर करेगा। अब आते हैं सर ये जो आपने बोला था ट्रांजिट, ये ट्रांजिट कब तक चलेगा? मुझे बताओ, ट्रांजिट कब तक चलेगा? ये ट्रांजिट कब तक चलेगा सर? जब तक गुड्स रास्ते में है, अच्छा सर जैसे ही मान लो अगर गुड्स बायर ने एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या हम ट्रांजिट एक्सरसाइज कर सकते हैं सर? आंसर इज नो, क्योंकि गुड्स रास्ते में नहीं है, बायर ने एक्सेप्ट कर लिया, बायर के पास डिलीवरी पहुंच गया, बायर को गुड्स मिल गया। तो जब बायर ने गुड्स एक्सेप्ट कर लिया या बायर को गुड्स मिल गया, तो उस केस में सर ट्रांजिट एक्सरसाइज नहीं होगा। अच्छा सर एक और क्वेरी, सर मान लीजिए ए है और ये बी है। सर ए ने गुड्स, बाइक, मान लो बाइक बेचना था, और ए ने ये बाइक हैंड ओवर किया सर टू सी। सर सी कौन है? सी है एजेंट ऑफ बी। अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पर सर हम स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सेस कर पाएंगे? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि सी कौन है? एजेंट। भाई तुमने जब अगर एजेंट को दे दिया है, तो अल्टीमेटली तुमने किसको दे दिया? बी को दे दिया ना। सी है कौन? बी का एजेंट। तो अगर तुमने सी को हैंड ओवर कर दिया, इसका मतलब तुम्हारा स्टॉपेज इन ट्रांजिट होता है यहाँ पर खत्म, क्योंकि पोजीशन चला गया सर। हाँ, अगर तुम कोई ट्रांसपोर्टर को देते जो एजेंट नहीं था, तो उस केस में तुम स्टॉपेज है, लेकिन ये तो एजेंट है सर, ये तो सिर्फ कौन है? एजेंट। ये करेगा तो वही जो बी बोलेगा। तो अल्टीमेटली तुमने गुड्स हैंड ओवर कर दिया, तो बी को हैंड ओवर करो या बी के एजेंट को हैंड ओवर करो, एक ही बात है। तो उस केस में सर हम स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि ना ही गुड्स हमारे पास है, प्लस ना ही गुड्स रास्ते में है, क्योंकि तुमने गुड्स हैंड ओवर कर दिया है सी को, और सी को हैंड ओवर कर दिया मतलब इट इज एज गुड एज हैंडिंग ओवर द गुड्स टू दी बी। क्योंकि हमने, अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट लो, तुम्हें याद होगा कि अगर तुम एजेंट को गुड्स हैंड ओवर कर दे रहे हो, एजेंट, तो इट इज एज गुड एज प्रिंसिपल। समझ में आ रहा है? याद, एक नोटिस वाला पॉइंट होगा, नोटिस गिवन टू एजेंट इज एज गुड एज नोटिस गिवन टू प्रिंसिपल। तो वैसे ही है सर। तो गुड्स ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट में क्या कहते हैं? देखो, फर्स्ट गुड्स ट्रांजिट में माना जाएगा कब जब तक बायर या उसका एजेंट डिलीवरी ना ले। तो सबसे पहले सर, गुड्स विल बी डीम्ड टू बी इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट when they are delivered to a carrier, वगैरह वगैरह जो भी, the goods are deemed to be in the course of transit when it is delivered unless the buyer or the agent takes delivery. second सर क्या है? when the, देखो थर्ड वाला पॉइंट देखो, when the goods are delivered to a ship or carrier, मतलब ship और transporter which is chartered by the buyer मतलब सर अगर मैं प्योरली बोलूँ तो agent of the buyer। अगर goods are delivered to a person who is an agent of the buyer, तो ट्रांजिट comes to an end, मतलब ट्रांजिट खत्म, तुम स्टॉपेज एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, राइट एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। सेकंड, मैंने बोला अगर तुमने पार्ट डिलीवरी कर दिया,
अगर पार्ट डिलीवरी कर दिया तो फिर ट्रांजिट विल कम टू एन एंड फॉर द रिमेनिंग गुड्स। मतलब पार्ट डिलीवरी केस में मैंने बोला अगर पार्ट डिलीवरी होल डिलीवरी माना जाएगा, अगर पार्ट डिलीवरी होल डिलीवरी है तब तो ट्रांजिट खत्म। हाँ, अगर पार्ट डिलीवरी अलग और रिमेनिंग डिलीवरी अलग तो फिर जो डिलीवरी नहीं हुआ उसके ऊपर हम ट्रांजिट एक्सेस कर पाएंगे। क्लियर है? याद रखो, अगर पार्ट डिलीवरी होल डिलीवरी है तब तो ट्रांजिट होगा ही नहीं। हाँ, अगर पार्ट डिलीवरी अलग अलग है, इफ इट इज नॉट ट्रीटेड एज होल डिलीवरी, तो उस केस में फिर जो रिमेनिंग गुड्स है जो अभी भी ट्रांजिट में है उसके ऊपर तुम स्टॉपेज अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन द पार्ट डिलीवरी हैज बीन मेड टू द बायर द ट्रांजिट विल खत्म, ट्रांजिट विल कम टू एन एंड फॉर द रिमेनिंग गुड्स विच आर येट इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट। तो हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि पार्ट डिलीवरी इज इक्विवेलेंट टू होल डिलीवरी। ठीक है, तो याद रखना वेयर पार्ट डिलीवरी हैज बीन मेड provided it is treated as a whole delivery then transit will come to an end। और थर्ड पॉइंट क्या था सर? अगर तुमने किसी एजेंट को दिया, बायर के एजेंट को, तो हम मानेंगे ट्रांजिट खत्म। जैसे ही बायर को डिलीवरी दी तो भी खत्म। और लास्ट में सर क्या, अगर गुड्स मान लो बायर गुड्स मान लो रिजेक्ट कर देता है तो क्या तब ट्रांजिट खत्म होगा? आंसर इज नो सर, तब ट्रांजिट खत्म नहीं होगा। बायर गुड्स आर रिजेक्टेड एंड फिर वो गुड्स किसके पास आ जाता है? वापस ट्रांसपोर्टर के पास आता है, तो उस केस में ट्रांजिट खत्म नहीं। मतलब तुम गए सामान लेके बायर के पास और बायर ने रिजेक्ट कर दिया और फिर वापस ट्रांसपोर्टर के पास आ गया और फिर सेलर क्या करता है? सेलर फिर बोलता है कि भाई रुक जा, अब रुक जा, तो उस केस में याद रखना ट्रांजिट खत्म नहीं है, पोजीशन अभी भी है ट्रांसपोर्टर के पास और अभी भी अगर बायर इंसॉल्वेंट है तो सेलर कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। तो सर ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट का सिर्फ 4 केसेस इंपॉर्टेंट है, ऐसे और भी 2 आई थिंक 1 या 2 केस और है जो मैंने उसमें ऐड नहीं किया। ये 4 केसेस तुम्हें याद रखना अच्छे से। सिंपल है कि ट्रांजिट कब खत्म होगा, कब खत्म नहीं होगा। तो सबसे पहले तुम ये लिखना कि ट्रांजिट जो है कब तक चलेगा। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा? तब तक चलेगा जब तक बायर डिलीवरी ना ले। अगर एजेंट ले लिया तो ट्रांजिट खत्म। अगर पार्ट डिलीवरी हो गया तो अज्यूमिंग इट हैज होल डिलीवरी तो भी ट्रांजिट खत्म। और अगर गुड्स रिजेक्ट कर दिया तो फिर ट्रांजिट खत्म नहीं होता। ठीक है, मतलब कहने का मतलब सर फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट ये है कि ट्रांजिट खत्म नहीं होता है जब तक या तो बायर डिलीवरी ना ले या फिर अगर बायर ने रिजेक्ट कर दिया। और थर्ड फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि ट्रांजिट खत्म हो जाता है अगर उस बायर के एजेंट ने गुड्स ले लिया है सर, या फिर पार्ट डिलीवरी शेडेड एज होल डिलीवरी। ठीक है, तो इसी को हमने यहाँ पर पढ़ा सर, ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसमें ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बस हम यहाँ पर ये डिसाइड कर रहे हैं टू चेक कि ट्रांजिट में है या नहीं। सिंपल है, रास्ते में अगर गुड्स है, बायर को अभी तक नहीं मिला है, बायर ने एक्सेप्ट नहीं किया है, बायर के एजेंट को नहीं दिया, तो उस केस में स्ट्रेट अवे गुड्स क्या है सर? ट्रांजिट। ठीक है, अब ये ट्रांजिट सर जो स्टॉपेज है, जो राइट टू स्टॉपेज इन इसको तुम एक्सरसाइज कैसे करोगे? मैंने बोला बाय वे ऑफ नोटिस। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? गुड नोटिस देना पड़ेगा और फिर तुम्हें उस गुड्स का पोजीशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम नोटिस दोगे कि भाई रुक जा रुक जा, तो जैसे ही नोटिस दिया तो यू हैव एक्सरसाइज द राइट। और फिर रीडिलीवरी का खर्चा कौन बियर करेगा सर? सेलर। डिफरेंस हमने समझ लिया। अब आते हैं सर इफेक्ट ऑफ सब सेल। सर ये सब सेल जो है ना सर, सब सेल, ओहो हो क्या टॉपिक है सर सब सेल। यहाँ बहुत सारे बच्चों को डाउट होता होगा सर सब सेल है क्या? अब ध्यान से सुनो क्या है सर। सर ए ने कुछ गुड्स बेचा है बी को। ठीक है, ए कौन है सर? ए के पास अभी भी गुड्स का क्या है? मान लो पोजीशन है सर। ठीक है, लेकिन उसने गुड्स बेच दिया, मतलब बेसिकली सर क्या है? ओनरशिप ट्रांसफर हो गया। ओनरशिप तो ट्रांसफर हो गया टू बी, लेकिन पोजीशन ए के पास है। और बी कौन था सर? बी ने प्राइस नॉट पेड। ठीक है, अब बी ने क्या किया? ओनरशिप ट्रांसफर हो गया बी के पास, तो बी ने क्या किया? फर्दर इस गुड्स को बेच दिया सी को। या तो बेच दिया सर, या बेच दिया मान लो, ठीक है, या तो बेच दिया या मान लो प्लेज कर दिया, जो भी बेच दिया या प्लेज कर दिया। तो अब लॉ ये कहता है सर लॉ ये कहता है अगर मान लो बी इस गुड्स को फर्दर बेच दे तो ये क्या होगा? यहाँ पर इसने कुछ राइट एक्सरसाइज क्या होगा? क्या राइट ऑफ लीन या राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, जो भी बोल लो। तो लॉ ये कहता है सर ये जो बी ने जो बेचा है, बी ने जो सामान बेचा है सी को, इस सामान के बेचने से क्या ए का राइट ऑफ लीन खत्म हो जाएगा क्या बी ने अगर सामान बेच दिया तो क्या ए का राइट ऑफ लीन खत्म हो जाएगा? समझ में आ रहा है? ए ने गुड्स बेचा बी को, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, बी ने प्राइस पे नहीं किया और ए के पास पोजीशन है, तो ए कैन एक्सेस राइट ऑफ लीन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट अगर ट्रांसपोर्टर के पास है, जो भी बोल लो। ट्रांसपोर्टर के पास है तो स्टॉपेज, ए के पास है तो राइट ऑफ लीन। अब लॉ ये कहता है अगर बी मान लो सामान फर्दर बेच तो सकता ही ना, क्योंकि बी ओनर है, ओनरशिप तो बी के पास है, तो बी बेच सकता है। बी ने अगर बेच दिया तो क्या इसका राइट ऑफ लीन खत्म हो जाएगा? क्या इसका राइट ऑफ लीन खत्म हो जाएगा क्या? तो लॉ ये कहता है इस केस में तुम 2 चीज चेक करना।
अगर बी गुड सेल कर रहा है सी को, तो चेक करना कि ये जो सेल है, क्या इस सेल को ए ने अप्रूव किया था या नहीं, क्या इस सेल को ए ने अप्रूव किया है और नॉट। अगर मान लो, अगर सर अगर 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 सेलर मतलब अगर मिस्टर ए ने अप्रूव किया इस सेल को, अगर अप्रूव किया, पहले से बोला था ठीक है अगर तू प्राइस नहीं भी पे करेगा ना तो काम करना, बेच देना, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ए अग्रीड बी तू इस सामान को फर्दर बेच सकता है, ए अग्रीड कि बी तू इस सामान को फर्दर बेच सकता है। तो उस केस में क्या होगा सर, उस केस में क्या होगा, अगर सेलर ने पहले से अग्री कर लिया या अप्रूव कर लिया, तो उस केस में याद रखना राइट ऑफ लीन क्या हो जाएगा सर, टर्मिनेट, मतलब राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज नहीं हो सकता। लेकिन अगर सेलर ने अग्री नहीं किया था पहले से, तो उस केस में फिर राइट ऑफ लीन विल कंटिन्यू। तो सर फर्स्ट केस हमने क्या समझा कि अगर कोई सबसेल होता है, मतलब कोई फर्दर सेल होता है सर, तो चेक करना कि इस फर्दर सेल को क्या ए, मतलब जो फर्स्ट, मतलब जो पहले वाला जो सेलर है, सेलर क्या उस सेलर ने उसको अग्री किया था या अग्री नहीं किया। अगर सेलर ने अग्री किया, सेलर ने अपना एसेंट दिया, एसेंट, अगर सेलर ने अपना एसेंट दिया है तो उस केस में राइट ऑफ लीन टर्मिनेट। लेकिन अगर सेलर ने अग्री नहीं किया था फिर भी बी ने सामान बेच दिया, तो उस केस में राइट ऑफ लीन टर्मिनेट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अभी भी पोजीशन इसके पास है। लेकिन अगर सेलर पहले से अग्री कर जाता है, भाई सेलर ने अग्री कर दिया, तो फिर तो राइट ऑफ लीन टर्मिनेट होना ही है सर। ये तो है सर पहला केस। सर दूसरा केस क्या हो सकता है, सर ए ने बी को क्या किया है सर, ए ने बी को सामान बेचा था और उसके लिए ए ने हैंड ओवर किया था सर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। याद है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में क्या होता है सर, सिंबॉलिक डिलीवरी। और बी ने फिर क्या किया सर, यही डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर कर दिया सी को। तो इस केस में हमने पढ़ा था सर, जब भी सिंबॉलिक डिलीवरी होता है तो सिंबॉलिक डिलीवरी में क्या होता है, पोजीशन क्या हो जाता है, मूव हो जाता है, पोजीशन मूव्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो जब पोजीशन ही चला गया, अगर डॉक्यूमेंट टाइटल तुमने ट्रांसफर किया और बी ने फर्दर ट्रांसफर कर दिया, तो उस केस में क्या होगा सर, राइट ऑफ लीन या राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज नहीं होगा। क्योंकि डॉक्यूमेंट टाइटल तो हमने पढ़ा ही है सर, इज नथिंग एज गुड एज सिंबॉलिक डिलीवरी, जहां पर तुम कुछ ट्रांसफर करते हो इन टोकन ऑफ समथिंग एल्स। जैसे मान लो रेलवे रिसिप्ट, बिल ऑफ लैडिंग, डॉक वारंट, है ना, वो सब हमने पढ़ा था। तो अगर सिंबॉलिक डिलीवरी हो, सिंबॉलिक डिलीवरी का मतलब ही क्या है, चेंज इन पोजीशन। तो अगर पोजीशन ही चला गया, फिर राइट ऑफ लीन किस बात का, स्टॉपेज इन ट्रांजिट किस बात का। तो सर दो केस, अगर मतलब सबसेल के केस में सर दो केस है जहां पर सेलर जो है राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज नहीं कर पाया। कब, अगर सेलर ने खुद हाँ बोल दिया हो कि भाई तू बेच सकता है, या फिर सेलर ने क्या किया है सर, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर किया बी को और बी ने फर्दर ट्रांसफर कर दिया टू सी, तो उस केस में भी राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज नहीं हो सकता है। सर एक एग्जांपल, सर एक एग्जांपल और दीजिए। जैसे मान लो ए ने सामान बेचा था बी को, ठीक है। अब ए ने क्या किया होगा सर, ए ने डिमांड किया होगा, ए ने डिमांड किया होगा क्या, ए ने डिमांड किया होगा पेमेंट, ए ने डिमांड किया प्राइस, ए ने डिमांड किया प्राइस फ्रॉम बी। बी ने क्या बोला, देख भाई मेरे पास अभी पैसा तो है नहीं, मैं क्या करता हूँ कस्टमर को बेचूंगा, इस सामान को कस्टमर को बेचूंगा। कस्टमर जो प्राइस देगा ना, कस्टमर जो पैसा देगा, कस्टमर जो प्राइस देगा ना मुझे, यही प्राइस मैं तुझे दे दूंगा। बी ने कंडीशन रखा, देख पैसा अभी तो नहीं दे पाऊंगा, जब सामान बेच दूंगा ना तो बेच के जो पैसा आएगा वो मैं तुझे दे दूंगा। और ए क्या कर जाता है सर, ए इस बात को मान जाता है। अब ए मान जाता है सर, अब क्या होता है, ए ने बेचा बी को, बी ने बेच दिया सी को, सी प्राइस पे कर देता है सर, लेकिन बी क्या करता है, प्राइस पे नहीं करता। अब बी प्राइस नहीं पे करता तो क्वेश्चन आता है क्या, क्या राइट ऑफ लीन एक्सेस हो सकता है क्या सर, आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि सर तुमने पहले ही अग्री कर दिया था। इवन तो तुम्हारे पास पोजीशन होगा, यहाँ पर सर राइट ऑफ लीन एक्सेस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि तुमने अग्री कर दिया, तुमने अग्री कर दिया। समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ, तुम अग्री कर गए तो इस केस में तुम राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। हाँ सर, अगर 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 क्या होता सर, अगर क्या होता, अगर मान लो सर ए अग्री नहीं करता, सर ए क्या करता, अगर अग्री नहीं करता तो क्या होता है इस केस में। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे अभी और फिर से स्टार्ट करते हैं। सर ए ने क्या किया है, सेल किया था, ठीक है, और बी ने प्राइस पे नहीं किया। सर ए के पास अज्यूमिंग पोजीशन है ना,
ए के पास पोजीशन है अभी भी। अब क्या हुआ है बच्चों, बी ने प्राइस पे नहीं किया और बी क्या करता है सर, ये गुड्स फर्दर, क्योंकि ओनरशिप तो पास हो गया तो गुड्स फर्दर सेल कर देता है टू सी, ठीक है। और ए ओब्वियसली बी जो सेल करता है तो ए ने अग्री नहीं किया था, ए नॉट अग्रीड, ए हैज नॉट अग्रीड। तो उस केस में क्या होगा सर, उस केस में क्या होगा सर, ए कैन कंटिन्यू टू एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लीव, तो वो कंटिन्यू कर सकता है। अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर 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 सी का क्या होगा, सर सी के पास तो ओनरशिप आ गया, तो सी तो बेचारा, सर सी तो बेचारा है ना, बेचारा, तो सी को तो सर गुड्स बेचा है बी ने, तो ओनरशिप तो सी के पास है। और आप बोल रहे हो सर कि ए राइट ऑफ लीन एक्सेस कर सकता है, मतलब ए गुड्स को जब्त करके रखेगा, तो सर सी के पास रेमेडी क्या है, सर सी क्या करेगा, बेचारा सी तो सर बेचारा है ना, वो तो गुड फेथ, सी क्या कर सकता है सर, सी क्या कर सकता है बताओ, सी क्या करेगा, या तो वो पैसा पूरा का पूरा दे देगा ए को और बोलेगा भाई गुड्स दे दे, पैसा रख ले, या फिर सी क्या करेगा सर, सी या फिर क्या करेगा, बी को स्यू कर सकता है, बी को स्यू कर सकता है। क्या स्यू करेगा कि भाई मैंने जो तुझे पैसा दिया उसका मुझे रिफंड दे दे। अगर सी पैसा दे दिया बी को तो वो रिफंड क्लेम कर लेगा। या फिर सी क्या बोलेगा ए को, अगर सी ने पैसा नहीं दिया, अगर सी ने पैसा नहीं दिया तो सी ए को पैसा दे देगा और बोलेगा सर गुड्स दे दो, पैसा मैं दे रहा हूँ बी के बिहाफ में। तो अगर सी पैसा दे दे रहा है ए को तो राइट ऑफ लीन, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर सी पैसा दे देगा तो ठीक है। लेकिन अगर सी ने बी को पैसा दे दिया तो उस केस में सी क्या करेगा सर, रिफंड क्लेम कर सकता है। तो सी के पास दो रेमेडीज है, या तो वो पैसा दे दे ए को और गुड्स ले ले, या फिर बी को जो पैसा दिया था वो अपना रिफंड ले ले। तो देयर आर टू रेमेडीज, ठीक है। लेकिन ए, जब तक ए के पास पैसा नहीं आया तब तक राइट ऑफ लीन चलता जाएगा, इवन दो इसने फर्दर सबसेल किया। क्यों? क्योंकि इसने विदाउट अग्रीमेंट, मतलब ए ने अग्री नहीं किया था, उसने ऐसे ही बेच दिया। तो लॉ ये कहता है सर, लॉ ये कहता है राइट ऑफ लीन विल नॉट बी अफेक्टेड, देखो इट इज नॉट अफेक्टेड, मतलब इट विल कंटिन्यू इवन दो बायर सेल और प्लेजेस द गुड अनलेस द सेलर हैज assented to it, मतलब agreed to it, or a document of title has been transferred to buyer and a buyer has transferred it to a buyer in good, मतलब buyer has transferred it to a further person in good faith and for value। समझ में आया? तो दो केसेस है, सिर्फ दो ही केस है जहां पर राइट ऑफ लीन डिफिट हो जाएगा, या तो तुम अग्री कर गए या फिर डॉक्यूमेंट टाइटल का ट्रांसफर हो गया। क्योंकि डॉक्यूमेंट टाइटल मतलब कंस्ट्रक्टेड सिंबॉलिक डिलीवरी, और सिंबॉलिक डिलीवरी का मतलब पोजीशन चला गया, पोजीशन चला गया मतलब राइट ऑफ लीन भी चला गया। तो बच्चों अब ये लाइन क्या है सर, ये लाइन क्या है सर, ये लाइन, तो लॉ ये कहता है, एक बार पढ़ लो क्या लाइन है सर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट रिसाइंडेड व्हेन द सेलर एक्सरसाइजेस हिज राइट वगैरह वगैरह, कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स इन फोर्स, बायर कैन आस्क फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स ऑन पेमेंट ऑफ प्राइस। कहने का मतलब बहुत ही सिंपल है, कहने का मतलब ये है, देखो कहने का मतलब सर ये है कि मान लो सर सेलर है अनपेड, सेलर कौन है सर, अनपेड, ठीक है, और सेलर ने एक्सरसाइज भी कर दिया, क्या सर, राइट ऑफ लीन या राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। तो सर अगर सेलर ये राइट एक्सरसाइज कर दे तो क्या हम ये मानेंगे क्या कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल टर्मिनेट हो गया? अरे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल थोड़ी ना टर्मिनेट होगा भाई, इसने तो सिर्फ सामान जब्त किया है। क्यों जब्त किया है? क्योंकि सामने वाले ने प्राइस नहीं पे किया, तो क्या हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को टर्मिनेट मानेंगे क्या? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो सर चलता ही रहेगा सर, जैसे ही प्राइस देगा हम सामान रिलीज कर देंगे, हम तो रिलीज कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें पैसा दे दो भाई और सामान ले जाओ अपना, क्योंकि अल्टीमेटली हमने गुड्स क्यों होल्ड किया, पैसे के लिए। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट रिसाइन, कॉन्ट्रैक्ट से चलता रहेगा इवन दो तुमने राइट एक्सरसाइज किया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो चलता ही रहेगा सर। हाँ उस लेकिन बायर जो है प्राइस पे करेगा, उसके बाद वो अपना डिलीवरी ले सकता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल खत्म नहीं होता सर, जस्ट तुमने राइट एक्सरसाइज, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो चलता रहेगा, हाँ पैसा दो सामान ले लो, दैट्स इट, ठीक है। इवन और सब सेल वाला पॉइंट भी याद रखना, सब सेल वाला इंपॉर्टेंट है, इजी पॉइंट भी, इंटरेस्टिंग पॉइंट भी, और क्वेश्चन आने का चांस भी है सर। सब सेल में सिंपल है सर, राइट ऑफ लीन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज नॉट अफेक्टेड, इज नॉट डिफेक्टेड, मतलब नॉट डिफिटेड अनलेस द सेलर हैज अग्रीड, और डॉक्यूमेंट टाइटल तुमने ट्रांसफर किया बायर को और बायर ने फर्दर ट्रांसफर किया टू अनदर पर्सन इन गुड फेथ एंड फॉर अ वैल्यू। क्लियर है? अब सर हमने राइट ऑफ लीन भी कर लिया, हमने स्टॉपेज इन ट्रांजिट में भी देख लिया कब कब एक्सरसाइज कर सकते हैं, ट्रांजिट कब तक चलता रहेगा, प्लस हमने ये भी देखा सर अगर सबसेल करते हो तो भी राइट ऑफ लीन खत्म नहीं होता, एक्सेप्शन 2 है। फिर अब मुझे एक बात बताओ, लॉ ने यहाँ पर 2 राइट्स दे दिए, लॉ ने अनपेड सेलर को 2 राइट दिए सर,
पहला राइट है राइट ऑफ लीन का कि तुम गुड्स को जब्त करो, और सेकंड अगर गुड्स रास्ते में है तो भी तुम उस गुड्स को जब्त करके अपने पास रीगेन कर लो पोजीशन। ये दो राइट्स तो हमने दे दिए तुम्हें अनपेड सेलर को, लेकिन क्या ये दो राइट्स सर सफिशिएंट है? क्या ये दो राइट्स सफिशिएंट है? क्योंकि तुम्हारे पास गुड्स तो आ गए, देखो तुम्हारे पास गुड्स तो तुमने जब्त कर लिए, तुमने गुड्स तो जब्त कर लिए, फोरफिट कर लिए, ठीक है, लेकिन क्या ये सफिशिएंट है क्या? मुझे सोच के बताओ सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट क्या है सर? सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट क्या है? गुड्स वो जब्त तो कर सकता है, लेकिन उस गुड्स को फर्दर क्या होगा, फर्दर क्या होगा, किसी और को बेचेगा ना, ताकि पैसा मिले। अल्टीमेटली अनपेड सेलर को क्या चाहिए? पैसा ही तो चाहिए। अगर वो बायर पैसा नहीं दे रहा तो किसी और पार्टी को बेचेंगे ना। अगर तू पैसा नहीं दे तो तुझे बेचेंगे, अगर तू भी नहीं दे तो तुझे बेचेंगे। तो अगर कोई पार्टी पैसा नहीं दे तो हम किसी और को बेचेंगे, लेकिन अल्टीमेटली पैसा तो रिकवर करना है। तो सर आपने मुझे राइट तो दे दिया लीन का भी और स्टॉपेज इन ट्रांजिट, हमने गुड्स भी जब्त कर लिया, लेकिन अल्टीमेटली तो सर गुड्स बेचना है ना, तो जब थोड़ी करना है हमें, हमें तो अल्टीमेटली बेचना है। तो अल्टीमेटली बेचने का लिए हमें एक और राइट देना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं सर राइट टू रीसेल। तो सर ये है राइट टू रीसेल, मतलब लॉ ये कहता है, ये जो राइट है ना सर, इट इज अ वैल्यूएबल राइट। ये क्या राइट है सर? इट इज अ वैल्यूएबल राइट। मतलब लॉ ये कहना चाहता है कि अगर हम सिर्फ ये दो राइट देंगे ना तो इट इज नॉट सफिशिएंट, इसके साथ हमें सेलर को एक और राइट देना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं राइट टू रीसेल। क्योंकि अल्टीमेटली तो पैसा ही मांगता है, और पैसा मांगता है पैसा, तो पैसा मांगता है कैसे आएगा? राइट टू रीसेल। समझ में आ रहा है? क्योंकि सिर्फ गुड्स जब्त करने से क्या होने वाला, कुछ नहीं होगा, जब्त करके रखना ही तो पड़ेगा, बट अल्टीमेटली तो हमें बेचना है। तो इसीलिए राइट टू रीसेल दिया जाता है अलोंग विथ राइट ऑफ लीन एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अब क्वेश्चन आता है, सर बस इतना ही था सर? ऑब्वियसली इतना ही, और क्या ही इसमें? सर राइट ऑफ रीसेल इज अ वैल्यूएबल राइट गिवन टू एन अनपेड सेलर। ठीक है, राइट ऑफ रीसेल इज अ वैल्यूएबल राइट, पहला लाइन हो गया, राइट ऑफ रीसेल इज अ वैल्यूएबल राइट। सर सेकंड क्या है? अगर ये राइट हमने नहीं दिया, अगर ये राइट हमने नहीं दिया, तो अनपेड सेलर का जो अदर राइट है ना सर, अदर राइट, उसका कोई यूज ही नहीं है। तो सबसे पहले तो सर इट इज अ वैल्यूएबल राइट। सेकंड, अगर हम ये राइट नहीं देते ना तो दूसरे राइट्स का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा फिर तो, बिकॉज द राइट्स आर ओनली एंटाइटल्ड द अनपेड सेलर टू रिटेन द गुड्स अंटिल पेड बाय द बायर। मतलब कहने का मतलब सिंपल है सर, इट इज राइट ऑफ रीसेल क्या, इट इज अ वैल्यूएबल राइट। और अगर हम ये राइट उसे ना देना, अगर मान लो तुमने नहीं दिया, तो क्या होगा भाई? ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा तुम राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर लेगा, स्टॉपर मतलब तुम जब्त कर लेगा, क्या तुम बेच पाएगा क्या? नहीं। तो इसीलिए हमें इसके साथ तुम्हें एक रीसेल राइट भी देना पड़ेगा। तो फर्स्ट इट इज अ वैल्यूएबल राइट, एंड सेकंड अगर हम ये राइट नहीं देना तो बाकी जो दो राइट्स है उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, उसका कोई यूज ही नहीं है, वो तो फालतू के राइट्स है, जिससे तो सिर्फ जब्त ही कर सकते हो, बेच तो सकते नहीं। तो इसलिए हमें उसके साथ साथ तुम्हें एक रीसेल का राइट भी देना पड़ेगा। क्लियर हो गया? डन। तो ये तुम्हें पॉइंट्स लिखना है, एक बार इसको देख लेना। एक वैल्यूएबल राइट है कीवर्ड, और सर सेकंड कीवर्ड क्या है? in the absence of this right, remaining rights are of no use, remaining rights are of no use। ठीक है, अब आते हैं सर हम कि ये जो राइट ऑफ रीसेल है ना सर, राइट ऑफ रीसेल, ये आप कब, देखो राइट टू लीन कब एक्सरसाइज कर सकते हैं वो हमने पढ़ लिया, स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब एक्सरसाइज कर सकते हैं वो भी हमने पढ़ा। अब जो राइट टू रीसेल है ना सर, ये कब एक्सरसाइज कर सकते हो? तो लॉ ये कहता है अगर गुड्स क्या है सर, पेरिशेबल नेचर का है। पेरिशेबल मतलब पता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, गुड्स क्या है? पेरिशेबल नेचर, मतलब जो जल्दी से जल्दी खराब हो जाते हैं, है ना। तो अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर का है तब तो क्या है, वो जल्दी जल्दी खराब हो सकते हैं। आप जैसे मान लो सर आलू टमाटर प्याज, ये तो तुरंत सड़ जाते हैं, तो इन्हें तो बेचना पड़ेगा ना। तो लॉ कहता है कि अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर का है तो तुम इसे रीसेल कर सकते हो विदाउट गिविंग एनी नोटिस। यहाँ पर बायर को नोटिस देने का कोई जरूरत नहीं है, बायर ने पेमेंट नहीं किया, तुम्हारे पास गुड्स का पोजीशन है, तुम उसे रीसेल कर दो चुपचाप विदाउट गिविंग एनी नोटिस। ठीक है, अनपेड सेलर है, पोजीशन है, रीसेल कर दो विदाउट गिविंग एनी नोटिस। लेकिन सर अगर गुड्स आर ऑफ नॉट अ पेरिशेबल नेचर, तो इस केस में तुम चेक करना कि क्या राइट ऑफ रीसेल मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं। राइट ऑफ रीसेल
नॉट मेंशन, ये फिर चेक करना है। ऐसा नहीं है, देखो स्ट्रेट अवे आंसर पे नहीं आता है, हमें एक एक स्टेप करके चलना है बच्चों, एक एक स्टेप, ठीक है ना। सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल, तो एक एक स्टेप। तो सर पेरिशेबल नेचर का है तो बेच दो, नोटिस दिया मैंने। लेकिन अगर पेरिशेबल नेचर का नहीं है तो चेक करना क्या राइट ऑफ रीसेल कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड है सर। अगर आंसर यस है तो फिर नो नीड टू गिव नोटिस। लेकिन सर अगर अगर राइट टू रीसेल मेंशन्ड नहीं है तो उस केस में अब उस केस में देखो, अगर राइट ऑफ रीसेल मेंशन नहीं है तो लॉ जनरली ये कहता है, अगर राइट ऑफ रीसेल मेंशन नहीं है, गुड्स भी पेरिशेबल नेचर का नहीं है, तो लॉ ये कहता है यू नीड टू गिव नोटिस, तुम्हें नोटिस तो देना पड़ेगा। तो अब फिर से दो क्वेश्चन, सर अगर इफ नोटिस इज गिवन तो क्या होगा, एंड इफ नोटिस इज नॉट गिवन तो क्या होगा। ये हो सकता है तुम नोटिस ना दो, है ना, तुम्हारे मन में ऐसा क्वेश्चन है, मान लीजिए नहीं नोटिस दे, तो फिर क्या कर लोगे आप बताओ। तो ऐसा मन में क्वेश्चन आ सकता है ना। तो फिर से ध्यान से चार्ट देखो क्या है सर। चार्ट हम कैसे हमने स्टार्ट किया था, पहले तो भाई राइट ऑफ रीसेल तुम एक्सरसाइज तो कर सकते हो, लेकिन कब कर सकते हो सर, तो गुड्स पेरिशेबल नेचर का है या नहीं। अगर पेरिशेबल नेचर का है तो तुम रीसेल कर दो, नोटिस देने का कोई जरूरत नहीं है। पेरिशेबल नेचर का नहीं है लेकिन राइट ऑफ रीसेल मेंशन है कॉन्ट्रैक्ट में, तो भी तुम बेच दो, नोटिस देने का जरूरत नहीं है। मतलब नोटिस देने का जरूरत ही नहीं है सर। लेकिन अगर पेरिशेबल नेचर का नहीं है और राइट ऑफ रीसेल भी मेंशन नहीं है, तो उस केस में सर, उस केस में क्या होगा, तुम्हें नोटिस तो देना पड़ेगा, नोटिस तो देना पड़ेगा। अगर नोटिस दिया तो क्या होगा और अगर नोटिस नहीं दिया तो क्या होगा, इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो क्या है, अब समझाता हूँ क्या है। इतना तो समझ गए, चार्ट समझ गए सर, कि मान लो सर गुड्स पेरिशेबल नेचर का नहीं, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ, क्या था सर, बाइक। सर बाइक पेरिशेबल का है नहीं, बी को सर कितना पैसा देना था, 6000। क्या सर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन था कि रीसेल कर सकते हैं, नॉट मेंशन इन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, नॉट मेंशन इन कॉन्ट्रैक्ट। तो सर क्या मेंशन नहीं था, राइट ऑफ रीसेल। तो सर ना तो राइट ऑफ रीसेल मेंशनड है और प्लस क्या था सर, ये गुड्स पेरिशेबल नेचर का भी नहीं है। अब मान लो पैसा कितना था, 6000। ए ने क्या किया, बी ने मान लो पे नहीं किया, बी ने पे नहीं किया, तो ए ने क्या किया सर, यही बाइक उठाया और बेच दिया सी को। सी को अगर मान लो सर 7000 में बेचा फर्स्ट केस, और अगर सेकंड केस 5000 में बेचा। अब ध्यान से देखो सर क्या हो रहा है, बाइक दिया था 6000 में, प्राइस का पेमेंट नहीं किया तुमने, रीसेल का मेंशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में। अब अगर सी को बेच दिया तुमने, मान लो तुमने नोटिस नहीं दिया, नो नोटिस, देखो नोटिस नहीं दिया, पेरिशेबल गुड्स है नहीं, मेंशन भी नहीं था, राइट, लेकिन फिर भी तुमने नोटिस नहीं दिया। अब नोटिस नहीं दिया ना, तो लॉ ये कहता है कि अगर तुम सी को 6000 में बेचोगे, सॉरी सी को तुमने 7000 में बेचा, तो 6000 तो तुम रिटेन कर लो, 6000 तो तुम रिटेन कर लो, लेकिन बाकी 1000 जो है ना वो तुमको वापस देना पड़ेगा टू बी। अगर 5000 में किया है तो उसमें से क्या होगा फिर, अगर 5000 में किया है तो उस केस में सर क्या होगा, 1000 का जो नुकसान हुआ है, 1000 का जो नुकसान हुआ है सर, 1000 का जो नुकसान हुआ है, क्या वो हम बी से रिकवर कर पाएंगे क्या सर, क्या हम वो बी से रिकवर कर पाएंगे, आंसर इज नो, यू कैन नॉट रिकवर फ्रॉम बी। वो जो नुकसान हुआ है वो हो चुका है, क्यों, क्योंकि तुमने नोटिस नहीं दिया। तुम्हें नोटिस देना था लेकिन तुमने नोटिस नहीं दिया। अगर नोटिस नहीं दिया तो जो भी प्रॉफिट अर्न किया है वो बी को दे देना, और अगर कुछ लॉस हुआ है तो भाई चुप हो जाना और साइड हो जाना, पतली गली से निकल जाना, बी से कुछ रिकवर नहीं होगा, क्योंकि तुमने नोटिस नहीं दिया, याद रखना, क्योंकि नोटिस नहीं दिया, ठीक है। हाँ अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर का होता, राइट ऑफ रीसेल मेंशन था, तो नोटिस देने का जरूरत नहीं था, लेकिन यहाँ नोटिस देना था, नोटिस नहीं दिया। अगर मान लो सर सी नोटिस दे देता है, अगर सी नोटिस दे देता है सर, अब अगेन सर 7000 में बेचा तो क्या, 5000 में बेचा तो, अब देखो अगर तुमने नोटिस दे दिया ना तो 6000 तो तुम रिटेन करोगे, प्लस 1000 भी तुम रिटेन कर लेना, क्योंकि तुमने नोटिस दे दिया था, उसके बाद भी उसने पेमेंट नहीं किया, तो तुम पूरा का पूरा 7000 अपने जेब में डाल देना। और अगर 5000 में बेचा है तो 5000 तो तुम्हें मिला ही, प्लस प्लस 1000 का जो नुकसान हुआ है ना वो भी सर हम रिकवर कर सकते हैं फ्रॉम बी। तो लॉ सिंपल ये कहता है, अगर नोटिस दे दिया तो प्रॉफिट भी ले लेना, मतलब नोटिस दे दिया तो प्रॉफिट अपने पास रख लेना, डैमेजेस भी रिकवर कर लेना, प्रॉफिट अपने पास रख लो, डैमेजेस भी ले लो अगर लॉस हुआ तो। लेकिन अगर नोटिस नहीं दिया तो प्रॉफिट वापस दे देना, और डैमेजेस मतलब जो लॉस हुआ है वो तुम रिकवर नहीं कर सकते, ठीक है, जो लॉस हो उसे रिकवर नहीं कर सकते। तो सिंपल है, नोटिस, इसलिए बेटर क्या है सर, नोटिस दे दो।
नोटिस दे दो ना भाई, नोटिस दे तो बढ़िया ही है, प्रॉफिट हुआ तो अपने पास रख लो, और अगर लॉस भी हो गया तो रिकवर कर लेना बायर से। अब देखो लॉ क्या कहता है, यू कैन एक्सेस राइट टू रीसेल अंडर फॉलोइंग कंडीशन। फर्स्ट, अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर का है तो नो नीड टू इन्फॉर्म। सेकंड, अगर राइट ऑफ रीसेल इज एक्सप्रेसली मेंशन्ड देन आल्सो नो नीड टू गिव। और अगर अगर सर अगर क्या है, अगर तुमने रीसेल किया विदाउट गिविंग नोटिस, ठीक है, तो उस केस में फिर क्या होगा, तो उस केस में क्या होगा सर, अगर विदाउट नोटिस है तो फिर क्या होगा, ना ही तुम डैमेजेस रिकवर कर पाओगे ना प्रॉफिट रिटर्न कर पाओगे। लेकिन अगर तुमने नोटिस दे दिया ना बायर को कि तुम बेच रहे हो, तो फिर उस केस में तुम डैमेजेस भी ले पाओगे और प्रॉफिट भी रिटर्न कर पाओगे। ठीक है, तो सर फर्स्ट, अगर गुड्स, देखो सिंपल है, तुम रीसेल कब कर सकते हो सर, पेरिशेबल नेचर, नो नीड टू गिव नोटिस। एक्सप्रेसली मेंशन, नो नीड टू गिव नोटिस। अगर नॉट मेंशन तो फिर यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नोटिस। अगर नोटिस नहीं दिया तो ना ही डैमेजेस रिकवर होगा ना प्रॉफिट। अगर नोटिस दे दिया तो फिर डैमेजेस भी रिकवर कर लोगे, प्रॉफिट भी रिटर्न कर पाओगे, ठीक है, रिटेन कर पाओगे। नेक्स्ट और लास्ट में क्या है सर, अच्छा मुझे एक बात बताओ सर, मुझे एक बात बताओ सर, ए, मान लो सर ए ने बी से के साथ क्या किया था सर, अग्रीमेंट टू सेल। याद है अग्रीमेंट टू सेल क्या होता है सर, जहां पर ओनरशिप पास होगा फ्यूचर डेट में, हमने पढ़ा था यूनिट फ्यूचर डेट में, मतलब इट इज नॉट अ, मतलब अभी तक ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं, इट इज जस्ट एन अग्रीमेंट टू सेल। तो मैं कह सकता हूँ सर ए के पास क्या है, ओनरशिप, अभी भी ए के पास ओनरशिप है। अच्छा, मान लो सर बी, ए के पास पोजीशन भी है, ओनरशिप भी ए के पास, पोजीशन भी ए के पास, ओनरशिप भी ए के पास, पोजीशन भी ए के पास। मुझे बताओ क्या इस केस में तुम राइट ऑफ रीसेल एक्सेस कर पाओगे? ऑब्वियसली सर आंसर इज यस ना, क्योंकि पोजीशन भी है, पोजीशन होने से तो हम एक्सेस, और ओनरशिप भी है, तो इस केस में भी हम राइट ऑफ रीसेल एक्सेस कर पाएंगे। तो लॉ ये कहता है अगर अग्रीमेंट टू सेल है तो उस केस में भी तुम क्या है, राइट ऑफ रीसेल एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है, और इस केस में अगर हमने पढ़ा भी था, अगर तुम्हें याद होगा सर, अग्रीमेंट टू सेल में मान लो अगर बायर ने तुमसे बाई नहीं किया, किसी और से बाई कर लिया, तो उस केस में फिर तुम डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो। ठीक है ना, रीसेल तो कर ही सकते हो, और अगर तुम्हारा कुछ नुकसान हुआ तो तुम वो डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो, यूनिट 1 में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अग्रीमेंट टू सेल के केस में भी राइट हो, क्योंकि वहां तो सर एक तो ओनरशिप भी पास नहीं, ऊपर से पोजीशन भी मेरे पास, मतलब पोजीशन भी मेरे पास, ओनरशिप भी मेरे पास, तो भाई जब दोनों ही मेरे पास है फिर क्या प्रॉब्लम, फिर तो आराम से करो रीसेल, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, ओनरशिप जब पास हो जाता है तो फिर कंफ्यूजन होता है, तो फिर चेक करना कि पोजीशन अगर है तब फिर तुम रीसेल कर पाओगे। ठीक है, तो सर राइट ऑफ रीसेल हम एक्सेस कर सकते हैं इन फॉलोइंग केसेस में। सिंपल है, पेरिशेबल गुड्स, मेंशन इन कॉन्ट्रैक्ट, नोटिस दिया तो क्या होगा, नोटिस नहीं दिया तो क्या होगा, और अगर अग्रीमेंट टू सेल है तो रीसेल कर सकते हो, मतलब वेयर ओनरशिप इज नॉट पास्ड। सर अब क्या बचा है सर, अब सर ये तो हो गया राइट्स ऑफ सेलर ओवर द गुड्स, तीन राइट्स हमने दे दिया सेलर को सर, राइट्स तीन राइट्स दे दिया सर, तीन राइट्स, और तीन राइट्स दिया है। पहला राइट दिया राइट ऑफ लीन, सेकंड राइट है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, और थर्ड है राइट ऑफ रीसेल। ये क्या राइट था सर, ओवर द गुड्स। अब अगर मान लो सर, अगर मान लो सेलर के पास पोजीशन भी नहीं है, बेचारा ओनरशिप भी चला गया, पोजीशन भी चला गया, अब सेलर क्या करेगा सर, अब सेलर के पास एक ही ऑप्शन है सर कि वो बायर को स्यू करेगा, स्यू पर्सनली फॉर रिकवरी ऑफ प्राइस। राइट्स ऑफ द सेलर आर कॉल्ड अगेंस्ट द बायर आर कॉल्ड राइट्स इन पर्सोनम, राइट्स इन पर्सोनम, हमने पढ़ा था ना राइट्स इन पर्सोनम यूनिट नंबर 1 में, राइट्स इन रेम, राइट इन पर्सोनम। तो सेलर का जो राइट है बायर के अगेंस्ट उसे कहते हैं राइट इन पर्सोनम, एंड दिस रेमेडीज आर अवेलेबल विद द सेलर इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये वाला केस कब है सर, अगर ना ही तुम्हारे पास पोजीशन है ना ही तुम्हारे पास ओनरशिप है और सामने वाला पैसा नहीं दे रहा, तो उस केस में तुम क्या करोगे, स्यू करोगे, स्यू फॉर रिकवरी ऑफ प्राइस। सबसे पहले देखो लिखा है स्यू फॉर प्राइस, पढ़ो क्या है सर, अगर ओनरशिप पास हो गया है और बायर पे भी नहीं करा तो उस केस में सेलर स्यू करेगा फॉर प्राइस। अच्छा सर 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 अगर अगर क्या हुआ है सर, प्राइस हम फ्यूचर डेट में पे करेंगे, मतलब अग्रीमेंट टू सेल, अग्रीमेंट टू सेल में हो सकता है ना कि प्राइस का पेमेंट फ्यूचर डेट में हो, तो उस केस में सर क्या होगा, और बायर ने अगर प्राइस पे नहीं किया तो फिर सेलर स्यू कर सकता है फॉर द प्राइस। अग्रीमेंट टू सेल में हमने पढ़ा था, तुमने अग्रीमेंट किया है सेल का, और हमने क्या कंडीशन रख दिया कि प्राइस अगर दोगे तभी जाके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा। तो अगर मान लो प्राइस ही पे नहीं किया तो फिर हम उसे स्यू कर सकते हैं फॉर रिकवरी ऑफ प्राइस, क्योंकि हमने वहां कंडीशन ही रखा था प्राइस पेमेंट का। ठीक है, हाँ लेकिन मान लो तुमने अग्रीमेंट टू सेल किया और तुमने प्राइस का कंडीशन नहीं रखा, तो उस केस में तुम प्राइस तो स्यू नहीं कर सकते, लेकिन हाँ तुम डैमेजेस के लिए स्यू कर सकते हो। ठीक है,
तो सिंपल है सर, अगर ओनरशिप पास हो गया, अगर ओनरशिप पास हो गया और सामने वाला बंदा पैसा नहीं दे तो तुम उसे स्यू कर सकते हो फॉर प्राइस। और अगर मान लो अग्रीमेंट टू सेल है और तुमने कंडीशन क्या रखा कि प्राइस विल बी पेड ऑन सर्टेन डे, प्राइस एक सर्टेन डे में पे होगा तभी जाके हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करेंगे। और अगर मान लो प्राइस पे नहीं होता तो तब उस केस में भी सेलर स्यू कर सकते। तो बोथ केस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी पेमेंट नहीं हुआ तो भी स्यू कर लो, अग्रीमेंट टू सेल हुआ है सामने वाला बंदा पे नहीं कर रहा तो भी स्यू कर लो फॉर रिकवरी ऑफ प्राइस। तो स्यू फॉर प्राइस बिकम्स इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला पॉइंट तो आना ही चाहिए तुम्हारे आंसर में। जब भी क्वेश्चन आएगा कि अगर राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे या वो 3 राइट्स अगर एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे तो फिर स्यू फॉर प्राइस। और ये दोनों पॉइंट लिखना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में लिखना प्रॉपर्टी पास ऑन हो गया तो क्या होगा, सेकंड अगर प्रॉपर्टी पास ऑन नहीं हुआ, प्राइस इज पेबल इन सर्टेन डे और प्राइस पे नहीं किया तो फिर स्यू कर लो फॉर प्राइस। अल्टीमेटली आंसर तुम्हारा सेम होगा, यहाँ भी स्यू फॉर प्राइस, यहाँ भी स्यू फॉर प्राइस। फर्क कितना है सर, पहला केस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, सेकंड केस में अग्रीमेंट। आंसर चेंज नहीं होगा सर। सर अगर मान लो सर हमने गुड्स दिया किसको, बायर को, और बायर ने सर गुड्स एक्सेप्ट ही नहीं किया, एक तो प्राइस पे नहीं किया ऊपर से गुड्स भी एक्सेप्ट नहीं किया, प्राइस तो दूर का बात है सर, गुड्स ही एक्सेप्ट नहीं किया ना। जब अगर सर गुड्स ही एक्सेप्ट नहीं किया और प्राइस ही पे नहीं किया तो फिर हम उसे डैमेजेस के लिए स्यू कर सकते। क्यों, क्योंकि तुमने एक्सेप्ट नहीं किया। सर अगर एक्सेप्ट कर लिया और प्राइस नहीं पे किया, अगर एक्सेप्ट कर लिया फिर प्राइस नहीं पे किया तो फिर स्यू फॉर प्राइस। लेकिन अगर एक्सेप्ट ही नहीं किया तो फिर स्यू फॉर डैमेजेस। करेक्ट, एक्सेप्ट कर लिया प्राइस पे नहीं किया तब तो ऊपर ही आ गया ना स्यू फॉर प्राइस, लेकिन अगर एक्सेप्ट ही नहीं किया तो फिर तो स्यू फॉर डैमेजेस। तो सिंपल है सर, अगर बायर तुम्हारा गुड्स एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर तुम उसे स्यू करोगे फॉर डैमेजेस, लेकिन अगर एक्सेप्ट कर दिया पे नहीं किया तो फिर स्यू फॉर प्राइस। सर अगर बायर कॉन्ट्रैक्ट पहले से टर्मिनेट कर दे, याद है हमने एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसेप्ट है सर एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब गुड्स डिलीवरी होने वाला था, गुड्स डिलीवरी होने वाला था, या मान लो सर नहीं डिलीवरी नहीं सर, बी बायर जो बायर वो प्राइस का पेमेंट करता और बायर ने क्या किया, पहले से ही फोन करके बोल दिया कि भाई मैं कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर पा रहा हूँ, मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, मैं कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने वाला। तो बायर ने क्या किया सर, पहले से ही रेप्यूडिएट कर दिया। अगर बायर पहले ही रेप्यूडिएट कर दे तो फिर क्या होगा सर, सेलर जो है या तो सर उस कॉन्ट्रैक्ट को मान ले रिसाइंड हो गया और डैमेजेस स्यू कर ले, और इसी को हम कहते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे सर जब हम एंटीसिपेटरी ब्रीच में आएगा। अभी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा होगा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस अभी क्या याद रखना है सर, अगर बायर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दे अपने यहाँ से, मतलब क्या है सर, तुमने गुड्स तो क्या कर दिया, ओनरशिप पास ऑन हो गया सर, बायर ने पेमेंट नहीं किया, लेकिन बायर ने क्या किया, रेप्यूडिएट कर दिया, तो उस केस में फिर तुम डैमेजेस क्लेम कर सकते हो फॉर ब्रीच। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि बायर ने पेमेंट नहीं किया और बायर ने रेप्यूडिएट कर दिया तो उस चाहो तो तुम डैमेजेस क्लेम कर सकते हो फॉर ब्रीच। अब लास्ट में सर क्या, इंटरेस्ट। अरे इंटरेस्ट का तो सर बहुत ही सिंपल है, क्या मुझे बताओ, अगर बायर पे नहीं कर रहा तो तुम क्या इंटरेस्ट रिकवर कर पाओगे? ऑब्वियसली सर ये तो कोई बात ही नहीं है सर, ऑब्वियसली इंटरेस्ट रिकवर कर पाएंगे। तो उस केस में लॉ ये कहता है कि अगर अग्रीमेंट में मेंशन है तो क्या होगा, अगर अग्रीमेंट में मेंशन नहीं है तो क्या होगा। तो सिंपल है सर, अगर अग्रीमेंट में मेंशन है तब तो तुम इंटरेस्ट रिकवर कर पाओगे। ठीक है, और रेट क्या होगा, जो रेट मेंशन है सर। अगर इंटरेस्ट मान लो मेंशनड नहीं है तो उस केस में तुम्हें क्या करना पड़ेगा सर, एक नोटिस देना पड़ेगा बायर को कि भाई अगर तू पैसा नहीं देगा तो मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। अगर तुमने नोटिस दे दिया तो यहाँ भी तुम इंटरेस्ट रिकवर कर पाओगे। और कौन से रेट से रिकवर करोगे सर, तो जो रेट कोर्ट डिसाइड करेगा उस रेट से हम रिकवर करेंगे। तो सर यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है सर कि सेलर कैन रिकवर द इंटरेस्ट इफ स्पेसिफाइड। देखो अगर अग्रीमेंट में स्पेसिफाइड है तुम इंटरेस्ट चुपचाप रिकवर कर लेना, लेकिन अगर अग्रीमेंट में स्पेसिफाइड है तो रिकवर कर ही सकते हो, लेकिन अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो तुम्हें बायर को नोटिफाई करना पड़ेगा। और अगर रेट मेंशन नहीं है तो कोर्ट डिसाइड करेगा कितना, कैसा कोर्ट डिसाइड करेगा। तो सर सेलर के राइट्स कितने हैं, 4 राइट्स। पहले राइट्स है सर गुड्स वाला तो राइट खत्म, उसके बाद क्या है, स्यू फॉर प्राइस। सेकंड, अगर बायर एक्सेप्ट नहीं करता तो स्यू फॉर डैमेजेस। अगर बायर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया तो अगेन, अगर पहले ही टर्मिनेट कर दिया मतलब डेट से पहले तो फिर अगेन पेमेंट डेट से पहले तो फिर अगेन स्यू फॉर डैमेजेस फॉर एंटीसिपेटरी ब्रीच। और अगर पेमेंट नहीं करता तो इंटरेस्ट के लिए भी स्यू कर। सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है तुम्हारा स्यू फॉर प्राइस भी, और इंपॉर्टेंट है तुम्हारा इंटरेस्ट और प्राइस, ये दो इंपॉर्टेंट। अगर स्ट्रेट क्वेश्चन आ गया तब तो भाई चारों का चारों पॉइंट लिखना पड़ेगा, उसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते बच्चों, वो तो लिखना ही पड़ेगा। और इसलिए मैंने तुम्हें नोट्स भी दिया इजी, तुम्हारे लिए इजी और सिंपल बनाने के लिए।
अब सर हमने तो सिर्फ सेलर 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 के बारे में बात किया सर, हम तो अभी तक सिर्फ यही सोच रहे हैं ना कि बायर पैसा नहीं देगा तो सेलर क्या कर सकता है। सर अगर सेलर डिलीवर ना करे गुड्स, अगर सेलर गुड्स डिलीवर ना करे तो बायर क्या कर सकता है ये तो बताओ। तो ये यहाँ लिखा हुआ है अगर सेलर डिलीवर नहीं करता या अगर कोई दूसरा गुड्स डिलीवर कर देता है या उल्टा पुल्टा सामान डिलीवर कर देता है तो उस केस में बायर के पास क्या राइट्स है आप देखेंगे। तो बताओ, मुझे बताओ, अगर सेलर डिलीवर नहीं करता तो बायर क्या करेगा सर? बायर डैमेजेस क्लेम कर सकता है सर। सर बायर डैमेजेस क्लेम कर सकता है फॉर नॉन डिलीवरी। अच्छा, ये रेपुटेशन वाला पॉइंट वहां भी था, ये रेपुटेशन वाला पॉइंट यहाँ भी है सर। सर ये क्या है, ये क्या है सर? मान लो सर अगर सेलर को डिलीवर करना था 20 तारीख को और सेलर ने क्या किया, पहले ही रेपुटेट कर लिया। देखो देखो क्या गया सर ये, मान लो सर डेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है, मान लो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया ऑफ सेल 15 तारीख को और डेट ऑफ डिलीवरी, सर डेट ऑफ डिलीवरी क्या था सर? 20 तारीख, ठीक है। और अब सेलर क्या करता है, मान लो सर सेलर 18 तारीख को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देता है। तो अगर सेलर अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दे बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी या बिफोर द डेट ऑफ परफॉर्मेंस, तो उस केस में बायर सर डैमेजेस क्लेम कर सकते। देखो सेलर रेपुटेट्स द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर डिलीवरी, तो बायर में ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज rescinded एंड स्यू डैमेजेस फॉर ब्रीच। और सर इंटरेस्ट, सर बायर इंटरेस्ट के लिए कैसे स्यू करेगा? अरे सर सेलर इंटरेस्ट के लिए स्यू करेगा ना, क्योंकि बायर ने पैसा नहीं दिया। तो बायर सेलर को कैसे स्यू कर सकता है फॉर इंटरेस्ट? तो कैसे स्यू कर सकता है? अगर बायर ने कुछ एडवांस दिया है, एडवांस। देखो बायर कैन रिकवर इंटरेस्ट ऑन एडवांस, ऑन एडवांस अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन, अगर नहीं मेंशन है तो भी इंटरेस्ट मिलेगा। किस रेट में मिलेगा सर? एज कोर्ट में डिसाइड, ठीक है, ठीक है, क्लियर है सर? तो सर दो पॉइंट्स तो सेम है सर, वहां भी रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ भी रेपुटेशन, वहां भी स्यू फॉर इंटरेस्ट, यहाँ भी स्यू फॉर इंटरेस्ट। सर वहां भी डैमेजेस था फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, यहाँ भी डैमेजेस है फॉर नॉन डिलीवरी, डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, रेपुटेशन, स्यू फॉर इंटरेस्ट, स्यू फॉर इंटरेस्ट। तो 3 पॉइंट्स तो सेम था। फिर वहां पर एक स्पेशल पॉइंट था, क्या था? स्यू फॉर प्राइस। यहाँ पर अब सर 2 स्पेशल पॉइंट्स है। पहला स्पेशल पॉइंट जो इजी वाला समझा देता हूँ सर, स्यू फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। हमने पढ़ा है सर गुड्स अगर बेच रहे हैं तो अगर कोई क्या है सर, कोई स्टिपुलेशन विच इज असेंशियल तो वो कंडीशन, अगर वो एसेंशियल नहीं है तो वो वारंटी। और हमने पढ़ा अगर कंडीशन का ब्रीच है तो कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंडेड, और अगर वारंटी का ब्रीच है तो पे द डैमेजेस। तो यहाँ पर भी अगर मान लो सेलर कोई उल्टा पुल्टा सामान डिलीवर कर देता, उल्टा पुल्टा अगर सामान डिलीवर कर दे तो उस केस में फिर बायर चाहे तो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। लेकिन याद रखना वारंटी के केस में, वारंटी मतलब अगर कोई वारंटी वाला केस है, मतलब जैसे मान लो सर कोई डेंजरस नेचर का डिस्क्लोजर नहीं किया, या मान लो कोई सर अगर तुम्हें याद होगा अगर गुड्स आर नॉट फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेस, जो हमने वो 4 पॉइंट पढ़ा था इम्प्लाइड वारंटी का, तो अगर कोई वारंटी का ब्रीच है सर तो उस केस में तुम सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर, क्या रेपुटेट कर सकते क्या? नो, ये हमने बोला था वारंटी के ब्रीच के केस में सर हम रेपुटेट नहीं कर सकते, हम सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस की, हम कभी भी रेपुटेट नहीं कर पाएंगे जिंदगी में, सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं अगर ब्रीच ऑफ वारंटी को। ये हमने यूनिट 2 में पढ़ा था, जाके रिवीजन वीडियो देख लेना सर। अब आता है सर अगर बायर चाहे या तो डैमेजेस क्लेम कर ले क्योंकि तुमने डिलीवरी नहीं किया, या फिर अगर बायर चाहे तो वो सेलर को स्यू करेगा और कोर्ट को जाके बोलेगा कि सर आप इसे बोलो डिलीवर करें, सर आप इसे बोलो, जज साहब आप इसे बोलो कि ये सामान दे, मुझे डैमेजेस नहीं चाहिए सर, मुझे सामान चाहिए, सामान। तो फिर उस केस में तुम स्यू कर सकते हो फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सर ये कब होगा? सर स्यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कब होगा? तो सबसे पहले तो देखो सबसे पहले क्या लिखना तुम कि अगर सेलर डिलीवर नहीं करता तो बायर चाहे तो वो कोर्ट के पास जा सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। और कोर्ट कब ऑर्डर करेगा सर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए? गुड्स मस्ट बी स्पेसिफिक, और ओब्वियसली गुड स्पेसिफिक और असर होना चाहिए सर। सेकंड सर डैमेजेस आर नॉट एडिक्वेट रेमेडी, मतलब बायर क्या बोल रहा है, भाई डैमेजेस से मुझे मेरा गुजारा नहीं होने वाला, मुझे तो सामान ही चाहिए। तो अगर सामान ही चाहिए तो वो वाला कंडीशन सर, डैमेजेस आर नॉट एन एडिक्वेट रेमेडी, गुड्स आर स्पेसिफिक। और थर्ड क्या है सर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुड्स मस्ट बी ऑफ स्पेशल नेचर। क्योंकि देखो सारे कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए सर, गुड्स मस्ट बी ऑफ स्पेसिफिक नेचर, स्पेशल नेचर और यूनिक सर, यूनिक या स्पेशल नेचर। अब कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर यूनिक या स्पेशल नेचर का मतलब?
जैसे मान लो सर, अभी ये तुम्हारे स्टडी मटेरियल का एग्जांपल है, वही हम ले रहे सर। ए मान लो पेंटर है सर, ए कौन है? पेंटर, ठीक है। नहीं नहीं सर, सॉरी सॉरी, ए पेंटर नहीं है सर। यहाँ पर मान लो सर बी ने सर क्या किया है, ए को 1 करोड़ रुपए दिए। कितने सर? नहीं नहीं सर, 1 करोड़ तो बहुत ज़्यादा हो जाता है सर, रुकिए रुकिए। बी ने मान लो सर कितने पैसे दिए? 10 लाख रुपए, ठीक है। बी ने 10 लाख रुपए दिए ए को, और बदले में क्या बोला ए को कि तुम मुझे, ए के पास ना सर एक बहुत पुराना, मतलब ब्रिटिश के टाइम से, ब्रिटिश नहीं सर उससे पुराना है, मतलब क्या बोलते हैं, बहुत पुराना सर, बहुत ही पुराना पेंटिंग था, ठीक है। जिसका भाव अगर वो मार्केट में बेचने जाएगा तो उसको आराम से 10 लाख रुपए मिल जाएगा। मतलब बहुत ही प्रीशियस, बहुत ही पुराना, एकदम यूनिक पेंटिंग था। ऐसा पेंटिंग सर आजकल नहीं मिलता। मतलब वो एक स्पेशल काइंड ऑफ पेंटिंग है जो बहुत ही पुराना है, बहुत ही रेयर है, आजकल नहीं मिलता सर। तो इस काइंड ऑफ पेंटिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट किया है बी ने, ठीक है। अब ए को क्या करना है सर? ये पेंटिंग डिलीवर करना है और बी को पैसा देना है सर। अगर ये पेंटिंग मान लो सर ए डिलीवर ना करे, अब बी क्या करेगा सर? बी तो बोलेगा भाई मुझे तो पेंटिंग चाहिए, मुझे पेंटिंग ही चाहिए, मुझे डैमेजेस नहीं चाहिए सर, क्योंकि ये पेंटिंग मैं अपने घर पे रखने वाला हूँ, मेरे को डैमेजेस नहीं चाहिए, मुझे पेंटिंग ही चाहिए। तो फिर यहाँ पर कोर्ट क्या है? कोर्ट ऑर्डर करेगा फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। क्यों सर? क्योंकि ये जो पेंटिंग है यूनिक नेचर का है सर। सर सेकंड क्या है? डैमेजेस आर नॉट एन एडिक्वेट रेमेडी। और सेकंड ये क्या है? स्पेसिफिक या असर्टेन गुड्स, ठीक है। समझ में आया? अब सर बायर के पास क्या क्या राइट्स है सर? डैमेजेस क्लेम कर सकता है फॉर नॉन डिलीवरी, स्यू कर सकता है फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, स्यू कर सकता है फॉर वारंटी, रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड स्यू फॉर इंटरेस्ट। सर ये डैमेजेस का जो क्लेम कर सकता है, इसका एक एग्जांपल तो दे दीजिए। तो इसका एक एग्जांपल देखो क्या है, जो तुम्हारे मटेरियल में एग्जांपल है, देखो क्या है सर। जैसे मान लो ए ने फॉर एग्जांपल लेट से सर क्या है, फॉर एग्जांपल शूज बेचा, तुम्हारे मटेरियल का एग्जांपल है, ठीक है। ए ने क्या है सर? शूज बेचा है टू बी, और ए मान लो सर डिलीवर नहीं करता, ए शूज डिलीवर नहीं करता। मान लो 100 शूज है एट द प्राइस ऑफ 200 रुपीज, ठीक है। और बी को ये सामान बेचना था सी को, बी को सामान बेचना है सी को, और ए डिलीवर नहीं करता बी को, जिसके कारण बी का नुकसान हो जाता है। बी को यही 100 शूज देना था एट द रेट ऑफ 250। अब क्योंकि ए डिलीवर नहीं करता तो बी भी डिलीवर नहीं करता। अब बी को नुकसान कितने होगा वो सर? 50 रुपए एक शूज का इंटू 100 शूज, तो कितना नुकसान हुआ सर? 5000। तो ये 5000 का डैमेजेस बी क्लेम करेगा फ्रॉम ए फॉर नॉन डिलीवरी। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो तुम डैमेजेस क्लेम कर सकते हो फॉर नॉन डिलीवरी अगर तुम्हें कुछ नुकसान होता है। सर ये डैमेजेस किस टाइप के डैमेजेस होंगे? एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट नंबर। सर यूनिट नंबर क्या है? यूनिट नंबर है 5। यूनिट नंबर है 5, ठीक है। तो उस हिसाब से तुम डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। पढ़ेंगे हम जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का रिवीजन करेंगे सर। ओके सर, तो सर सेलर का राइट्स भी समझ लिया, बायर का राइट्स भी समझ लिया। बेसिकली सर ये चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है। बस अब एक ही टॉपिक बचा सर। अब एक अलग सा टॉपिक है सर, एक अलग सा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं ऑप्शन सेल। तो सर अभी तक हमने क्या पढ़ लिया सर? अभी तक हमने पढ़ लिया है कि सेलर का क्या राइट्स है सर। सर सेलर का क्या राइट्स है वो भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद सेलर का राइट्स अगेंस्ट गुड्स क्या है, अगेंस्ट बायर क्या है। 3 राइट्स था, लीन, स्टॉपेज, रीसेल। बायर के अगेंस्ट क्या क्या राइट्स था वो भी पढ़ लिया। बायर का क्या क्या राइट्स है सेलर के अगेंस्ट वो भी पढ़ लिया। अब बच्चों हम आते हैं ऑप्शन सेल के ऊपर, ठीक है। एग्जाम्पल, अब ध्यान से सुनना सर, ऑप्शन सेल हम पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। सर मान लो ये है अमिताभ, कौन है सर? अमिताभ बच्चन। और अमिताभ बच्चन ने सर अभी एक पेंटिंग का कोर्स किया था, और एकदम जोश में पेंटिंग का कोर्स किया। और अमिताभ बच्चन ने क्या किया सर? 3 पेंटिंग बना दिया। पेंटिंग नंबर 1, पेंटिंग नंबर 2 और पेंटिंग नंबर। खतरनाक सर, मतलब अभी अभी सीखा है और तुरंत 3 के 3 पेंटिंग सर, तुरंत 3 के 3 पेंटिंग बना दिया अमिताभ बच्चन ने। अब अमिताभ बच्चन ने डिसाइड किया कि भाई पेंटिंग तो मेरे हाथ का बना है, अगर मेरे हाथ का बना है तो लोग तो इस पेंटिंग को खरीदने के लिए एकदम
रेडी होंगे। तो अमिताभ बच्चन ने डिसाइड किया कि इस पेंटिंग को हम क्या करेंगे सर, इस पेंटिंग को हम पब्लिक को बेचेंगे। अब पब्लिक को जब बेचेंगे तो कैसे बेचेंगे सर, इसके लिए हम एक काम करते हैं, एक ऑक्शन रखवाते हैं। ऑक्शन, ऑक्शन में क्या आएंगे सर, पब्लिक आएगा, जनता आएगी, और फिर उस जनता में से सर हम उसी जनता को हम ये पेंटिंग बेचेंगे। तो सर अमिताभ बच्चन क्या कराएगा सर, अब एक ऑक्शन कराएगा, ऑक्शन सेल। क्या कराएगा सर, ऑक्शन। ऑक्शन सेल मतलब हम पब्लिक को इनवाइट कर रहे हैं, पब्लिक को इनवाइट करें कि आप आओ और बिडिंग करो, आप आओ और बिडिंग करो। अब सर अगर ऑक्शन कराना है, अगर अमिताभ बच्चन को ऑक्शन कराना है तो उसे चाहिए होगा एक ऑक्शनर। याद है जैसे तुम आईपीएल में देखते हो, आईपीएल में एक बंदा है वो जो बोलता है ना 10 लाख 50 लाख 55 60, फिर वो हथौड़ा मारता है, हथौड़ा, वो जो हथौड़ा मारता है ना, हथौड़ा, उसी को हम कहते हैं सर ऑक्शनर। ऑक्शनर जो हथौड़ा मारता है। तो अमिताभ बच्चन को एक ऑक्शनर अपॉइंट करना पड़ेगा। तो मान लो उसने किसने अपॉइंट किया सर, अभिषेक बच्चन। किसको अपॉइंट कर दिया सर, अभिषेक बच्चन। ठीक है। तो सर हमने पब्लिक को बुला लिया, एडवर्टाइजमेंट कर दिया कि आओ आओ पेंटिंग हम बेच रहे। तो हमने ऑक्शन मतलब ऑक्शन सेल हम कराने वाले, हमने एडवर्टाइजमेंट कर दिया, और एडवर्टाइजमेंट हमने लिख दिया कि भैया 15 तारीख को होगा ऑक्शन सेल, 15 नवंबर को ऑक्शन सेल होगा, 3 पेंटिंग अवेलेबल है, इन 3 पेंटिंग हम ऑक्शन सेल करेंगे। और हमने वेन्यू सब लिख दिया, डेट भी लिख दिया, वेन्यू भी लिख दिया, पेंटिंग भी लिख दिया कि कौन कौन सा पेंटिंग फॉर सेल है। ये हमने एडवर्टाइजमेंट कर दिया, न्यूज़पेपर में दे दिया, और हमने ऑक्शनर भी अपॉइंट कर लिया अभिषेक बच्चन को। अब आया सर, अब आया 15 तारीख, अब आया 15 तारीख, 15 तारीख आया, और माहौल अब शुरू हो जमना, अब माहौल जमना शुरू हुआ है सर, क्योंकि 15 तारीख आ चुका है। अब क्या होगा सर, जब 15 तारीख आ चुका है तो हम अब क्या करेंगे सर, अब यहाँ पर हम 15 तारीख को सर, रुक जाओ एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पर क्या है सर, ऑक्शनर बैठेगा। ऑक्शनर कौन है, अभिषेक बच्चन। ठीक है। अब उस ऑक्शनर क्या करेगा सर, अभी ऑक्शनर पेंटिंग का ऑक्शन करेगा, P1 का, P2 का और P3। सर जब हम ऑक्शन स्टार्ट करेंगे तो अमिताभ बच्चन ने क्या बोला होगा, ये अभिषेक बच्चन कौन है सर, ऑक्शनर, मतलब बेसिकली मैं तो सर ही इज एन एजेंट ऑफ अमिताभ बच्चन, क्योंकि इसे अपॉइंट कौन किया, अमिताभ बच्चन, तो एक तरीका के एजेंट है, जो अमिताभ बच्चन बोलेगा वही अभिषेक बच्चन करने वाला है सर। तो सर अभिषेक बच्चन ने 3 पेंटिंग का ऑक्शन में रेडी है, अब वो रेडी है सर ऑक्शन करने के लिए। ठीक है, ऑक्शनर रेडी है, और अमिताभ बच्चन ने उसे बोला कि प्राइस रखना मिनिमम 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख। तो इसका मतलब सर मिनिमम प्राइस मतलब बिडिंग प्राइस या रिजर्व्ड प्राइस, बिड प्राइस बोल लो, या बिड प्राइस नहीं सर, सॉरी, इसको हम क्या बोलते हैं सर, मिनिमम प्राइस। मिनिमम प्राइस क्या बोलते हैं सर इसे, मिनिमम प्राइस, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, रिजर्व्ड प्राइस, या फिर इसे हम एक और टर्म बोलते हैं बेस प्राइस। तो हम अपना बेस प्राइस कितना रखेंगे, 2 लाख 2 लाख। ठीक है, इसमें हम बेचेंगे। ठीक है, तो अब सर जब ऑक्शन स्टार्ट होगा तो ऑक्शन स्टार्ट होगा सर 2 लाख से। ठीक है, अब ऑक्शन स्टार्ट हुआ सर, अब ऑक्शन में मान लो सर कौन कौन बैठा है, ए बी सी और डी। ठीक है, अब हम ये सर पेंटिंग किसको बेचेंगे बताओ, पेंटिंग तुम किसको बेचोगे बताओ, जो हाईएस्ट बिडिंग करेगा सर। मान लो ए ने बिड स्टार्ट किया, ए ने बोला 2 लाख दूंगा, बी ने बोला 3 लाख दूंगा, सी ने बोला 4 लाख, डी ने बोला 5 लाख। अब जैसे ही डी ने 5 लाख बोला, ऑक्शनर ने सबको पूछा कि भाई 5 लाख से ऊपर कोई देगा, यस या नो। फिर ऑक्शनर ने क्या क्या होगा, पहले तो पूछा 5 लाख से ऊपर कोई देगा, यस या नो। फिर ऑक्शनर ने वेट किया होगा, फिर ऑक्शनर ने काउंटडाउन शुरू किया होगा, 1 2 3 ऐसा करके, 3 2 1 ऐसा करके, है ना। फिर क्या होगा, अब मान लो सर 3 2 1 किया और किसी ने कुछ नहीं बोला, मतलब फाइनल बिड, सर फाइनल बिड किसका था, डी का, विच वॉज द हाइएस्ट बिड, कितना है 5 लाख। तो अब क्या करेगा सर, जैसे ही वो क्या करेगा, फाइनल बिड है, किसी ने कोई रेस्पॉन्ड नहीं किया, तो ऑक्शनर क्या करेगा सर, ऑक्शनर हथौड़ा मारेगा, हैमर फॉल करेगा, 3 2 1 एंड द पेंटिंग गोज टू मिस्टर डी, मतलब वो हैमर फॉल करेगा एंड अनाउंसमेंट करेगा सर, अनाउंसमेंट। तो अब क्या है सर, ध्यान से सुनो, जैसे ही उसने हैमर फॉल किया, जैसे ही उसने हथौड़ा मारा सर, और अनाउंसमेंट कर दिया कि द पेंटिंग गोज टू डी, तो इसका मतलब सर यहाँ पर सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कंप्लीट। देखो डिलीवरी और प्राइस तो बात का बात है, छोड़ दो उसको, उसको तो तुम छोड़ ही दो, डिलीवरी और प्राइस तो बात का बात है सर,
लेकिन ऑक्शन सेल सर उसी के दिन कंप्लीट हो गया जिस दिन तुमने हथौड़ा मारा और अनाउंसमेंट कर दिया। जैसे ही हथौड़ा मारा प्लस अनाउंसमेंट किया, सेल कंप्लीट। सर हमारे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, सर अगर 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 अभिषेक बच्चन ने सर क्या क्या हथौड़ा मार दिया लेकिन अनाउंसमेंट नहीं किया, तो सर क्या सेल कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, तब सेल कंप्लीट नहीं होगा। जब तक अनाउंसमेंट ना हो, हैमर फॉल ना हो, तब तक सेल कंप्लीट नहीं होता। तो अगर अगर सेल कंप्लीट नहीं हुआ तो कोई भी जो बिडर है वो चाहे तो अपना बिड विड्रॉ भी कर सकता है, क्योंकि सेल ही कंप्लीट नहीं हुआ ना। अगर सेल ही कंप्लीट नहीं हुआ तो विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन अगर हैमर भी फॉल हो गया, अनाउंसमेंट भी कर दिया, तब तो सेल कंप्लीट। और अगर सेल कंप्लीट है भाई, फिर ये 5 लाख का बिड तुम अपना विड्रॉ नहीं कर सकते। हाँ, अगर सेल कंप्लीट नहीं है तो तुम अपना बिड विड्रॉ कर सकते हो। समझ में आया सर? तो सर सेल कब होगा? जब हैमर फॉल हुआ है प्लस अनाउंसमेंट। इसमें भी सर एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछता है, याद रखना, हैमर फॉल होना चाहिए सक्सेसफुली। हैमर फॉल होना चाहिए सक्सेसफुली। अगर तुमने हैमर ठीक से नहीं गिराया, मतलब मान लो फॉर एग्जांपल कोई ऑक्शनर है, वो अगर मान लो कोई क्लॉक बेच रहा है, क्लॉक, या मान लो पेंटिंग ही बेच रहा है, ठीक है, और उसने हथौड़ा मार दिया पेंटिंग के ऊपर और वो पेंटिंग ही डिस्ट्रॉय हो गया, तो उस केस में सर हम मानेंगे कि हैमर हैज नॉट फॉलन सक्सेसफुली। और अगर हैमर का फॉल सक्सेसफुली नहीं हुआ सर, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि सेल कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो हैमर मस्ट फॉल सक्सेसफुली, मतलब एकदम प्रॉपरली, प्लस अनाउंसमेंट होना चाहिए, तभी जाके हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को कंप्लीट मानेंगे। मैं इसे बार बार क्यों फोकस कर रहा हूँ? क्योंकि इसके ऊपर तुम्हारे क्वेश्चंस है क्वेश्चन बैंक में, ठीक है। तो याद रखना, सक्सेसफुल फॉल ऑफ हैमर प्लस अनाउंसमेंट, देन जाके सेल कंप्लीट। अगर सेल कंप्लीट नहीं हुआ तो तुम अपना बिड विड्रॉ कर सकते हो। तो सर हमने अभी तक 3 चीज सीखा है। पहले तो ऑक्शन सेल होता है क्या सर? टू इनवाइट पब्लिक टू डू अ बिडिंग। सेकंड, ऑक्शनर को अपॉइंट करेंगे, जो कौन होगा सर? एजेंट। थर्ड सर, हम एक बिडिंग रिजर्व प्राइस सेट करेंगे, रिजर्व प्राइस जिसे हम कहते हैं बेस प्राइस, वो सेट करेंगे सर, उसके ऊपर हमारा बिडिंग स्टार्ट होगा। और सर जो हाईएस्ट बिड करेगा, जो हाईएस्ट बिड करेगा उसको हम बेचेंगे सामान। और सेल कैसे कंप्लीट होगा सर? बाय वे ऑफ हैमर या अनाउंसमेंट। समझ में आया? बाय वे ऑफ हैमर और अनाउंसमेंट। ओके सर, अब समझ में आया हमें ये ऐसे होता है। अब सर इसमें बस 2 पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट, बस सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट है, ध्यान से सुनो। सर मान लो अमिताभ बच्चन ने ऑक्शनर अपॉइंट किया अभिषेक बच्चन, एएम और एबी, एएम अमिताभ और एबी अभिषेक। ये कौन है सर? ऑक्शनर बोल लो या एजेंट बोल लो। अब यहाँ पर सर बिडिंग करने के लिए, मान लो यहाँ ऑक्शन चल रहा है, ऑक्शन में बिडिंग करने के लिए सर ए, बी, सी और डी आता है। अब क्वेश्चन आता है सर, क्वेश्चन आता है, क्या इस ऑक्शन में, मुझे बताओ, जब, एक सेकंड ऊपर में मुझे एक बात बताना, जब तुम सामान बेचोगे, जब तुम सामान बेचोगे, पेंटिंग 1, पेंटिंग 2, पेंटिंग 3, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किसके बीच में होगा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा बिटवीन ए एंड अमिताभ बच्चन, क्योंकि अभिषेक बच्चन तो एजेंट है। फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किसके बीच में होगा? बी एंड, अगर मान लो बी को बेच दिया तो बी एंड अमिताभ बच्चन, अगर सी को बेचा तो सी एंड अमिताभ बच्चन, अगर डी को बेचा तो डी एंड अमिताभ बच्चन। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सर किसके बीच में होगा? सेलर और बायर के बीच में। एजेंट का तो सिर्फ काम है ऑक्शन करवाना, ठीक है। अच्छा ठीक है सर। अब मान लो सर यहाँ पर 4 जन बैठे, ए बी सी डी बैठे ऑक्शन में। मान लो अब सर अगर अगर अमिताभ बच्चन खुद बैठना चाहे ऑक्शन में, तो सर क्या अमिताभ बच्चन खुद खुद अपना ही पेंटिंग लेने के लिए, मतलब एक तो अमिताभ बच्चन पेंटिंग बेच रहा है और वो खुद अपना ही पेंटिंग लेना चाहता है, तो क्या अमिताभ बच्चन इस ऑक्शन में बैठ सकता है क्या सर? या फिर अमिताभ बच्चन का कोई एजेंट बैठ सकता है, या तो वो खुद या उसका एजेंट, क्या वो बैठ सकते हैं सर? तो लॉ कहता है अमिताभ बच्चन बैठ तो सकता है ऑक्शन में, लेकिन उसे क्या करना पड़ेगा सर? जो उसका राइट टू बिड है ना, वो उसे क्या करना पड़ेगा सर? रिजर्व, मतलब राइट टू बिड जो है उसे एक्सप्रेसली रिजर्व करना पड़ेगा। राइट टू बिड एक्सप्रेसली रिजर्व होगा। मतलब सर एक्सप्रेसली रिजर्व का मतलब क्या है? अमिताभ बच्चन को बताना पड़ेगा, सब लोगों को बताना, सबको, ए को, बी को, सी को, डी को, सबको बताना, जो जो पब्लिक में बैठा सबको बताना पड़ेगा कि सर मैं अपना पेंटिंग खुद 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 खरीदने के लिए भी बिड कर सकता हूँ, मतलब मैं अपना पेंटिंग के लिए खुद भी बिडिंग कर सकता हूँ। ये अमिताभ बच्चन को बताना पड़ेगा। अगर उसने बता दिया तो फिर सर वो ऑक्शन में बैठ सकता है।
तो लॉ कहता है कि तुम्हें राइट टू बिड मिलेगा, लेकिन इट मस्ट बी एक्सप्रेसली रिजर्व, मतलब तुम्हें बताना पड़ेगा, इम्प्लाइड नहीं है, तुम्हें बताना पड़ेगा। अगर नहीं बताए हो तो फिर तुम बिडिंग नहीं कर सकते, याद रखना, अगर नहीं बताए हो तो बिडिंग नहीं होगा। और अगर बिडिंग कर दिया तो फिर उसे हम कहते हैं प्रिटेंडेड बिडिंग, और वो फॉल्स माना जाएगा, बायर तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। तुम्हें बताना ही पड़ेगा, बताया है फिर जाके तुमको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम। अगर बताया नहीं है फिर तुमको वो पेंटिंग नहीं बिकने वाला है, ठीक है। पेंटिंग किसको बिकेगा सर? हाईएस्ट बिडर को। लेकिन अगर तुमने बता दिया कि हाँ मैं बिडिंग करने वाला हूँ, और अगर तुमने हाईएस्ट बिड भी कर दिया तो फिर तुमको मिलेगा। अगर तुमने नहीं बताया ना और फिर भी तुम बिडिंग कर रहे हो तो फिर तुमको तो नहीं मिलेगा। क्लियर है सर? तो राइट टू बिड मस्ट बी एक्सप्रेसली रिजर्व। अगर बता दिया तो ठीक है, अगर नहीं बताया और फिर भी तुम बैठ गए तो फिर तो तुमको नहीं मिलने वाला, बायर तुम्हारे ऊपर केस कर देगा। तो सर अमिताभ बच्चन को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर बताना पड़ेगा। वो जब ऑप्शन में बैठेगा तो उसे अगर उसने बता दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं बताया ना फिर वो प्रिटेंडेड बिडिंग माना जाएगा और फिर बायर उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, ठीक है। तो सिंपल है, बता दो बेस्ट है, बता के बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर अपना बिडिंग करो, ठीक है। तो सर ऑप्शन सेल क्या है? प्रॉपर्टी बेचना बाय इनवाइटिंग बिड्स पब्लिकली। सर क्या है? प्रॉपर्टी बेचना बाय इनवाइटिंग बिड्स पब्लिकली। और ये प्रॉपर्टी किसको बिकेगा सर? हाईएस्ट बिडर। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर प्रॉपर्टी बेचेंगे या कुछ भी सामान बेचेंगे, गुड्स बेचेंगे बाय इनवाइटिंग पब्लिकली एंड सोल्ड टू हाईएस्ट बिडर। ऑक्शनर कौन है सर? एजेंट, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है। ऑक्शन सेल का कुछ रूल्स है इंपॉर्टेंट। सबसे पहले सर एक रिजर्व प्राइस होगा, या अपसेट प्राइस बोल लो या बेस प्राइस बोल लो। सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ऑक्शन सेल कब कंप्लीट होगा? जब ऑक्शनर अनाउंसेस देखो, अनाउंसेस, फर्स्ट अनाउंसेस, सेकंड है सर फॉल ऑफ हैमर, अनाउंसेस फॉल ऑफ हैमर सक्सेसफुली। जब तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ तब तक तुम विड्रॉ कर सकते हो। रिट्रैक्ट मतलब विड्रॉ। अगर गुड्स लॉट में जब पेंटिंग 1, पेंटिंग 2, पेंटिंग 3 बेच रहे हो तो फिर हर पेंटिंग को हम सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। सेकंड मैंने बोला राइट टू बिड में बी रिजर्व्ड एक्सप्रेसली, और अगर तुमने रिजर्व कर लिया वेयर सच राइट इज रिजर्व्ड तो उस केस में तुम ऑक्शन में बिडिंग कर सकते हो। लेकिन सर अगर तुमने क्या किया है? रिजर्व नहीं किया, मतलब वेयर इट इज नॉट नोटिफाइड कि तुमने रिजर्व किया, मतलब अगर तुमने रिजर्व नहीं किया, अगर तुमने एक्सप्रेसली रिजर्व नहीं किया, तुमने बताया नहीं, तो उस केस में इट इज नॉट लॉफुल फॉर द सेलर टू बिड एंड एनी सेल शैल बी ट्रीटेड एज फ्रॉडुलेंट। तो याद रखना, अगर तुमने राइट टू बिड नोटिफाई नहीं किया, एक्सप्रेसली रिजर्व नहीं किया तो फिर ये गलत है। और अगर तुमने खरीद लिया तो फिर फ्रॉडुलेंट माना जाएगा एज पर बायर। तो यहाँ पर लिखा अगर सेलर मेक्स द यूज ऑफ प्रिटेंडेड बिडिंग तो सेल बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बायर। मतलब बायर फिर चाहे तो या तो कंटिन्यू कर ले या रिसाइंड कर ले। याद रखना, अगर बायर को पता चल गया कि यहाँ प्रिटेंडेड बिडिंग हुआ है, यहाँ फॉल्स बिडिंग हुआ, देखो फॉल्स बिडिंग क्यों होता है? प्राइस बढ़ाने के लिए। अब प्राइस बढ़ा दिया, बायर का नुकसान हो गया, तो बायर फिर चाहे तो क्या कर सकता है? वॉइडेबल, या तो रिसाइंड भी कर सकता है या कंटिन्यू भी कर सकता है। तो याद रखना, अगर तुमने प्रिटेंडेड बिडिंग यूज किया, मतलब तुमने अपना राइट टू बिड रिजर्व नहीं किया एक्सप्रेसली, तुमने बताया नहीं कि मैं बैठ रहा हूँ या मेरा एजेंट बैठ रहा है, और तुमने प्राइसेस बढ़ा दिया, फिर तो भाई वो फ्रॉडुलेंट है और बायर उसको क्या कर देगा? वॉइडेबल। द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बायर, क्योंकि बायर कौन है? अग्रीव्ड पार्टी, तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी, ठीक है। सर ये हमारा ऑप्शन सेल कंप्लीट। सर क्या 6 रूल्स हमें याद रखना है? आंसर इज यस। इसके ऊपर स्टेट क्वेश्चन आता है और तुम्हें याद रखना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। सर कैसे याद रखेंगे? अरे बहुत सिंपल है, इसमें क्या है मुझे बताओ। देखो मैं बता दूं, ऑक्शन सेल में पहला पॉइंट क्या आएगा सर? कि अगर ऑक्शन सेल का मतलब कि इट्स अ मोड ऑफ सेलिंग गुड्स इनवाइटिंग बिड्स पब्लिकली। सर इनवाइटिंग बिड्स पब्लिकली। सेकंड क्या है सर? सेकंड क्या है? तुम एक किसको बेचोगे? हाईएस्ट बिडर को। और थर्ड एजेंट अपॉइंट करना पड़ेगा। हाईएस्ट बिडर, एजेंट, इनवाइटिंग बिड्स पब्लिकली। सर रूल्स क्या ऑक्शन सेल के? सबसे पहले तो तुम्हें एक रिजर्व प्राइस रखना पड़ेगा। सेकंड कंप्लीट कब होगा? अनाउंसमेंट एंड फॉल ऑफ हैमर। जब तक अनाउंसमेंट नहीं होगा तब तक बिड विड्रॉ कर सकते हो। अगर गुड्स लॉट में बेचोगे सर तो सर ईच गुड्स आर अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। राइट टू बिड चाहो तो तुम रिजर्व कर सकते हो, अगर तुमने रिजर्व कर लिया तो फिर तुम बिडिंग कर सकते हो। लेकिन अगर तुमने राइट टू बिड नोटिफाई नहीं किया और फिर उस केस में फिर इट विल बिकम अनलॉफुल टू बिड, और कोई भी ऐसा सेल होगा तो क्या मानेंगे सर? फ्रॉडुलेंट मानेंगे। और लास्ट में अगर तुमने प्रिटेंडेड बिडिंग का यूज किया है, तुमने राइट टू बिड नोटिफाई नहीं किया, एक्सप्रेस नहीं किया, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बायर। क्लियर है? सर लास्ट वाला पॉइंट इतना रेलेवेंट नहीं है तुम्हारे लिए, लेकिन चलो फिर भी बता दे रहा हूँ। इंक्लूजन ऑफ इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड टैक्सेस इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सर ये कहने का मतलब बहुत सिंपल है। कहने का मतलब है
मान लो तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तुमने सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है सर 10 तारीख 2025। अब आते हैं सर हम कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस मतलब कि जिस दिन अभी तो हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, लेकिन परफॉर्म हो सकता है बाद में करें, करेक्ट। परफॉर्म तो बाद में भी कर सकते हैं ना, मतलब एग्जीक्यूटरी, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एग्जीक्यूटरी, बाद में परफॉर्म कर सकते हैं। परफॉर्मेंस किया 15 तारीख को। अब मान लो सर इस दिन ये 10 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में क्या हुआ है सर, इस केस में क्या हो सकता है सर, या तो मान लो टैक्स का जो रेट है सर, टैक्स का रेट, या तो टैक्स का रेट इंक्रीज हो सकता है सर। क्या हो सकता है सर, टैक्स का रेट इंक्रीज हो सकता है, या फिर सर टैक्स का रेट क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, या फिर हो सकता है सर कोई नया टैक्स आ जाए, और या फिर हो सकता है सर कोई टैक्स एबॉलिश हो जाए। एबॉलिश मतलब टैक्स खत्म हो जाए ना, मतलब अब और टैक्स नहीं लगेगा। तो या तो टैक्स रेट इंक्रीज या डिक्रीज, या कोई नया टैक्स आए या टैक्स चला जाए। तो उस केस में सर क्या होगा, सिंपल, अगर टैक्स रेट इंक्रीज हो गया तो प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा, मतलब तुम्हें एक्स्ट्रा प्राइस देना पड़ेगा। अगर टैक्स रेट डिक्रीज हो गया तो तुम्हारा प्राइस भी डिक्रीज। अगर कोई नया टैक्स आ गया, नया टैक्स, तो फिर अकॉर्डिंगली तुम्हारा प्राइस इंक्रीज, और टैक्स अपॉलिश हो गया तो फिर प्राइस अगेन डिक्रीज। तो सिंपल है सर, लॉ ये कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, देखो अगर कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो प्राइस इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन टैक्स। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट नहीं है तो फिर क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड होगा उसी हिसाब से हमें फॉलो करना। तो यहाँ पर वही लिखा सर, सिंपल है, अगर टैक्सेस इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एबॉलिश हो रहा है, नया आ रहा है, तो फिर बायर को अकॉर्डिंगली इंक्रीज प्राइस पे करना पड़ेगा या डिक्रीज प्राइस पे करना पड़ेगा। बट हाउएवर द इफेक्ट कैन बी एक्सक्लूडेड बाय एन अग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, नॉट दैट रेलेवेंट, इतना प्रोविजन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने शॉर्ट में समझा दिया, नहीं याद करोगे तो भी चलेगा। सिंपल एक कंसेप्ट याद रखना कि जब भी प्राइसेस में कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ टैक्सेस, तो उसका इंक्रीज या डिक्रीज का बेनिफिट, या तो बेनिफिट या एक्स्ट्रा पेमेंट या बर्डन, या तो बेनिफिट या बर्डन पास ऑन हो जाएगा बायर को, अनलेस एंड अंटिल देयर इज एन अग्रीमेंट टू दी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अनलेस एंड अंटिल देयर इज अ डिफरेंट अग्रीमेंट, ठीक है, दैट्स इट। तो सर ये है हमारा इंक्लूजन और डिक्लूजन। तो सर हमारा यूनिट 4 होता है खत्म, और सेल ऑफ गुड्स का रिवीजन हमने कर लिया है खत्म, पूरा का पूरा होगा रिवाइज, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। अब यूनिट 4 का सिर्फ क्वेश्चन बैंक बाकी है, वो क्वेश्चन बैंक भी तुम्हारे लिए आ जाएगा। उसके बाद अब हम सर नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सर कौन से यूनिट से, कौन से चैप्टर से। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अगेन एन इम्पॉर्टेंट वन इज पार्टनरशिप, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट भी मुझे खत्म करना है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सर पार्टनरशिप एक्ट के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, क्लियर। तो आज के लिए सर इतना ही, तो चलो हैव अ गुड डे और एंजॉय करो, ठीक है।